हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता पूनिया एंड इंटरव्यू की इस सीरीज़ के अंदर आज हमारे साथ है एसआई टेलीकॉम भर्ती परीक्षा 2024 के टॉप रैंकर्स। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी स्ट्रेटेजी, इनके स्ट्रगल्स और इनके स्टडी मटेरियल के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संगीता से। इनकी रैंक 7th है गर्ल्स में। और दूसरे नंबर पर सूरज जी, इनकी ओवरऑल रैंक 5 है। उसके बाद सरिता जी, इनकी रैंक गर्ल्स में 2nd है। और अंकिता, इनकी रैंक गर्ल्स में 15वीं है। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सूरज जी, जयपुर से हैं आप? यस मैम। तो इससे पहले भी आपने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में रैंक हासिल करी थी, 27th। 27। जी। और आपने 1.5 साल की ट्रेनिंग भी कंप्लीट करी? हाँ, 1.5 साल की ट्रेनिंग और ओवरऑल 3 साल के लगभग जॉब चली मेरी। ठीक है, आपने 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ है? यस मैम, 2022 वाला। ठीक है सर, आप थोड़ा विस्तार से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 और वो जर्नी का अपना एक्सपीरियंस बताएं। मैम, मेरा जो सफ़र शुरुआत होता है वो होता है 2018 से। जब 2018 में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 का एग्ज़ाम था, वो मैंने दिया एग्ज़ाम। मेरा अच्छा एग्ज़ाम हुआ, पर मैं फिजिकल में फ़ेल हो गया। उसके बाद में चलती मेरी जर्नी आरएस 2021 में मैं अच्छी तैयारी चल रही थी मेरी। फिर मेरा मेंस हुआ तो इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, तब इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ मेरा, तो तब थोड़ा सा मैं निराश हुआ। लेकिन साथ साथ में एक नज़र मेरी इधर भी थी कि एसआई भर्ती भी चल रही है। अच्छा। तो कि होता है ना, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होते हैं तो कहीं नहीं अपन को जॉब सिक्योरिटी पहले सोचते हैं, और गांव वाले भी, पिताजी सब यही कहते हैं कि यार वो तो बहुत छोटा सोचते हैं, ऐसे कहते हैं कि यार छोटी मोटी नौकरी तो लगनी है, कुछ कैसे भी लोगों चाहिए। क्योंकि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में, गांव में जो सरकारी नौकरी की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है, आपको अच्छी तरह से पता है। और जैसे इसमें मेरा नहीं हुआ आरएस वाले में, तो इसमें हो गया मेरा 27 रैंक आई मेरी। ठीक है, बहुत खुश हुआ मैं, बहुत अच्छी गांव में चीज़ें, परिवार, दोस्त। उसके बाद में 2nd ग्रेड में, वो सॉरी 3rd ग्रेड में तो मेरा वो था ही नहीं, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग पहले मिल चुकी थी। तो मैंने ज्वाइन किया, आराम से खुशी खुशी गया आरपीए, ट्रेनिंग हुई। फिर वो एक आरपीए ट्रेनिंग के दौरान एक चीज़ें स्टार्ट हुई भर्ती रद्द के बारे में। मतलब मानसिक तनाव का दौर शुरू हो चुका था कि आज रद्द होगी, कल रद्द होगी। ऐसे होते होते ट्रेनिंग पूरी हो गई मेरी। फिर हमें जिलों में भेज दिया गया, फिर वहाँ भी हमने ठीक है चीज़ें। पर उस दौरान मुझे लग गया था कि यार लाइफ में किसी भी व्यक्ति के पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो मैंने पढ़ाई वापस स्टार्ट कर दी, हालांकि साथ साथ में कई चीज़ें चल रही थी, समस्याएं मेरे। तो मैंने ये 2024 सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था जो 2025 में हुआ, तो मैंने साथ साथ इसकी मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी, और अभी मैं इसमें मेरी 5वीं रैंक आई है। और तो ये ऐसे चलता ही रहा मैम। पर जो हमारे बैच को लेकर जो कई चीज़ें थी, लोग कैसे क्या बातें करते थे, पिताजी या दोस्त या जो भी मेरे कोई रिलेटिव हैं, ठीक है, वो उसकी वर्दी उतर गई है, ठीक है, वो तो क्या काम आएगी, वो तो ऐसे मतलब कई प्रकार की बातें जो घर वाले या दोस्त एकदम उनसे परेशान हो जाए। तो समस्याएं आपकी फाइनेंशियल थी या फिर कुछ नहीं, फाइनेंशियली समस्या कभी नहीं है मेरी। किस प्रकार की समस्याएं? एक होती है मनोवैज्ञानिक चीज़ें, दिमाग में ये क्या कह रहे हैं, ये देखो यार इतनी मेहनत, आता ना कि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से हम आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं इसमें कोई वो नहीं है। जब मेहनत करते हैं, आप सोचो मैं 2001 सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016, आज 10 साल हो गए, 3 भर्ती मैंने देख ली, 3 नौकरियां मैंने मेरी लग गई। मेरे पास है क्या? कुछ नहीं ना मेरे पास। आज देखो तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो निराशा क्या, सफलता, सफल हो के भी अगर मैं असफलता का जो भाव होता है वो महसूस कर रहा हूँ, तो मेरे साथ आप मतलब मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना दर्द है मेरे अंदर, या मेरे बेच वालों के प्रति वो किस मानसिकता में जी रहे हैं। अभी साथ वाले जो रूम पार्टनर है वो कैसे चीज़ें कर रहा है। दोस्त मेरे को फ़ोन करते यार सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, तो मुझे यार मैं तो घबरा गया एकदम। क्योंकि मेरा एक बैचमेट था पहले, वो राजेंद्र, वो सुसाइड कर चुका था। मेरे ब्रदर इन लॉ वो सुसाइड कर चुका था। तो मैं तो बिल्कुल, तो मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करके, पहले वो भी घबराए हुए थे, यार भर्ती रद्द हो गई है, कहीं ये चीज़ें ज़्यादा नहीं हो जाए। तो मैंने कहा घर वालों को, सुसाइड तो करने वाला हूँ नहीं मैं, आपका बेटा वापस मेहनत करेगा और वापस एक दिन आपको सफल होकर दिखाएगा। 10 साल हो गए इसी संघर्ष में निकल गए और वापस मैं सेलेक्ट हुआ हूँ।
जी, तो आपकी वाइफ जॉब में है, हाँ, मेरी वाइफ जॉब में है। पटवारी है, यस मैम। तो उनका क्या इस समय में जो है रहा सपोर्ट आपके लिए? उनका सपोर्ट मतलब मैं जितना उनके बारे में भी यहाँ कहूँगा वो कम है। उन्होंने सपोर्ट मतलब एक पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हो सकती है वो उन्होंने निभाई है। फाइनेंशियली भी वो चीज़ें अपन पैसा का तो रहता है, तो वो सब चीज़ें मतलब वो देखती थी जितनी चीज़ें। आज भी मुझे ये एहसास नहीं है कि परिवार में क्या चल रहा है। पिताजी या कोई मेरे मान लो भतीजा बीमार हो गया तो वो जयपुर आके दिखा के चले जाएंगे यहाँ से, मुझे पता ही नहीं चलेगा। मुझे बाद में पता चलेगा कि हाँ भाई बीमार था, यहाँ तक कि मतलब बहुत चीज़ें क्रिटिकल चीज़ें हो रखी है वो भी वो दिखा के चले जाते थे, मुझे ध्यान नहीं रहता था। उनको परिवार को पता होता था उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब परिवार का ये सपोर्ट मतलब बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परिवार ने मेरे लिए जो किया है या परिवार पीछे खड़ा था मेरे, आज उसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो ये आजकल ये जो इंस्टाग्राम पे ऐसे उल्टे सीधे ट्रेंड चलते हैं कि सिर्फ बेटी को पढ़ाओ, वाइफ को मत पढ़ाओ वरना वो छोड़ देगी। आपकी तो जॉब भी नहीं रही थी, उसके बाद में भी आप कह रहे हैं कि इतना सपोर्ट किया। मतलब आज भी अच्छे केसेस भी है बट वो इतना हाईलाइट नहीं होते हैं, समाज नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ उदाहरण के द्वारा कि हज़ारों साल हो गए हमारी जो भी बहन बेटियां हैं गांव में जो भी है, उनको क्या सामाजिक और सांस्कृतिक बेड़ियों में जकड़े रखा है, उनको बाहर आने नहीं दिया। जो चूल्हे वाली जो है ना उससे बाहर वो गई नहीं कभी। बिल्कुल। अब वो अवसर दोगे तभी पता चलेगा ना उसको। तो जैसे मेरी वाइफ 4 बहनें हैं, तो मेरी वाइफ को अवसर नहीं मिला है, उसने अवसर छीना है कि मुझे तो पढ़ना है कुछ भी हो जाए। तो वो मैं देखता था कि यार चीज़ें लड़ रही है। उस टाइम तो मैं भी संकुचित मानसिकता का व्यक्ति था, तो मैं आपको सच बताऊं क्या। अच्छा। होता है ना गांव में कि चीज़ें ऐसा क्यों किया यार, ऐसा किया, ऐसा चलता रहता था। हाँ। तो विचारधारा की लड़ाई बहुत ज़्यादा। तब मुझे फिर उसने लड़ा, उस टाइम तो मुझे चुभता था। आज मैं उसका अगर विश्लेषण करूँ तो वो चीज़ें इतनी अच्छी हुई है, उसको देख के मेरी सिस्टर पढ़ी, वो जॉब लग गई। अच्छा। तो कई लड़कियां और बाकी उसको देख के मोटिवेट हुई है। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को आज उसने मेरा जो विचारधारा थी, जो संकुचित विचारधारा से उसने जो एक थोड़ा मतलब ब्रॉड मेरे जो मेरे कंसेप्ट हैं जितने भी, उसने सब मेरे को एकदम वो कर दिया। भाई ठीक है यार, खुले विचारों वाले आदमी बना दिया उसने मेरे को। वरना मैं कभी इतना खुल के बोल ही नहीं इतना पाता, खुल के बात नहीं कर पाता था, या महिलाओं के प्रति से सोचता था यार ये ऐसा नहीं ऐसा नहीं ठीक है। तो मेरा परिवार का, वाइफ का और दोस्तों का योगदान, जब भी डिप्रेशन में होता था तो मैं परिवार वालों को भी मैंने याद नहीं किया डिप्रेशन के टाइम में। दोस्तों को आ जाओ भाई ठीक है। रणजीत था एक सब इंस्पेक्टर जो चौथी रैंक थी, भी यारों में हो गए, पढ़ा भी रहे वो। तो उनका तू यहाँ से आ जा। सतवीर था वो अजमेर से आता था, एक उधर से नागौर से आता था। तो हम बैठ के ठीक है चीज़ है, ये चीज़ें चलती। और भी दोस्त है मेरे, तो दोस्तों का योगदान भी मैं ऐसे नहीं कह सकता कि दोस्तों ने वो आज भी हम साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वही है कि 2021 के बैच से हम जो चीज़ें झेल रहे हैं ना, वो बहुत चीज़ें मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उन चीज़ों को भी आपके सामने। नहीं, वी कैन सी इट सर। बिल्कुल, अगर एक हल्की सी न्यूज़ आ जाए कि ये भर्ती रद्द होने की संभावना है, जैसे मैं जॉब में हूँ या फिर अभी आप जॉब में हो, तो बहुत ज़्यादा ये मेंटली टॉर्चरिंग होता है। इवन खुद हम इतना नहीं फील करते हैं जितना हमारे रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग या फिर जो हमारा फेल्योर ही देखना चाहते हैं वो लोग इतना करवा देते हैं हमें। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। रिचपाल को शायद जानते होंगे, SDA में बिल्कुल। ठीक है, हम दोस्त हैं। तो हमारे दोनों की एक फोटो थी, तो एब्सेंट हो गई। एब्सेंट क्यों हुए थे हम? RS के लिए एब्सेंट हुए थे हम जी। तो वो फोटो वायरल की गई अच्छी तरह से, और उसको बढ़िया मतलब व्यूज मिले चीज़ें। उसमें कहा गया कि ये दोनों फरार हैं, पेपर चोर हैं। ठीक है, तो मैंने रिचपाल को भेजा। यार मैं तो तनाव में आ गया था, देखो उससे बताऊँ मैं अच्छा। कि मैंने चीज़ें फेस नहीं की कभी। मेहनती आदमी कभी ऐसी चीज़ों को अगर सामना करता है तो कहीं ना कहीं वो निराश होता है। बिल्कुल। रिचपाल थोड़ा सा ठीक है वो खुला हुआ है, तो उसने कहा भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। उसने 10-5 मिनट बात की तो थोड़ा मन नॉर्मल हुआ। तो फिर ये चीज़ें हुई, तो वो चीज़ें देखो ये मैंने अकेले ने फेस नहीं की है। जितने 700 परिवार हैं, 700 सब इंस्पेक्टर थे, उन सब ने फेस की है अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों से। तो वो जैसे 700 लोगों की कहानी अलग अलग है। मैं इस तरह से जूझ रहा हूँ, कोई दूसरी तरीके से। और मैं आपको मैडम एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि 700 लोगों में से लगभग 700 के मन में आया कि सुसाइड कर लें अपन। क्या कोई हमारे पास आया? कोई नहीं आया हमारे पास। होता ना कि न्याय होना चाहिए, पर न्याय मुझे दिखा नहीं। 700 लोगों को भी न्याय दिखा नहीं कि न्याय हुआ है। न्याय हो सकता था। अब मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ। 175 लोग हैं पैरेलल सिलेक्शन वाले मेरी भर्ती में, मतलब साथ साथ ऐसा ही भर्ती के साथ में
पैरेलल सिलेक्शन हुआ उनका, क्या वो दो पैसा देंगे क्या वो? मीडिया क्या होता है, मीडिया का रोल बताता हूँ मैं। मीडिया होता है लोगों की राय बनाने में और राय बदलने में, दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप जानते हो इस चीज़ को। बिल्कुल। तो मीडिया ने अपना काम अगर अच्छे से किया होता, भाई जनता होती है वो ठीक है, वो गांव में है, फोन लगा के चला रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें जैसी उनके पास आएगी उनको पता थोड़ी ये सच है या झूठ है। अब एआई आज के टाइम में एआई नई चीज़ आ गई, तो जैसे वो पंखा आता है तो मैं कहूँगा पंखा चल जा, ठीक है, वो चल जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे गांव वाले यार ये क्या, कोई देवता आ गया क्या? भाई आते हैं ना कुछ नई चीज़ें चमत्कार टाइप की, यार कोई भगवान, अगर मैं उनको कहूँगा यार भगवान ही है तो मान लेंगे वो। तो मीडिया ने उस जैसे प्रेजेंट किया हमारे बैच को, वैसे उनका परसेप्शन डेवलप हुआ है। मतलब ओवरऑल सारे नेगेटिव नहीं थे जिस हिसाब से उनकी छवि मैं एक चीज़ बताऊंगा मैडम, इस भर्ती को रद्द करने का सिर्फ एक फायदा है और बाकी सब नुकसान है। फायदा क्या है? करप्ट लोग सिस्टम में नहीं आए। नुकसान, और मैं एक भी फायदा इसके अलावा गिना दो मेरे को आप। हर प्रकार से इस भर्ती में नुकसान हुआ। जो मेहनत करके 95, मुझे शायद डाटा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी, 95 टीएसपी एरिया के लड़के थे इसमें। तो कहते हैं ना आदिवासी की जड़ जो अंकुरित होती है उसको वहीं काट दिया गया है। जो हम पढ़ते हैं आदिवासी टापरा क्रू, वो झोपड़ी में रहते हैं। एक सुरेश नाम का था, सुरेश नाम से इसमें इंस्पेक्टर था मेरे साथ में, आपने सुन वीडियो दिखा होगा, ठीक है। जो तहसीलदार है अभी? तहसीलदार नहीं, वो बेरोजगार हो गया मैम अभी। अब वो बेरोजगार हुए वापस। अब मैं सोच रहा हूँ उनके पास तो इकोनॉमिकली वो भी नहीं, सपोर्ट भी नहीं, बहुत कमजोर हैं वो लोग। मैं जाके भी आया हूँ वहाँ जाके आया हूँ मैं। जो सुसाइड किया राजेंद्र ने, वहाँ भी जाके आया हूँ मैं। उनकी मैम झोंपड़ी आज भी आप देखो, वो लोग छोटे छोटे सपने लेके गाँव से आए थे, उन सपनों को कुचल दिया गया, दबा दिया गया है। तो पढ़ने वाले के साथ में अगर ऐसा होता है मैम, तो हम न्याय कहाँ, मैं अपेक्षा करूँगा न्याय कहाँ हमारे साथ। हाँ, तो राजेंद्र के घर में गया तो वहाँ मैंने देखा कि ये झोंपड़ी आज भी गर्जी किसी झोंपड़ी में है। सुरेश, तो ऐसे कोई एक राजेंद्र सुरेश नहीं है, हम 700 लोग जो भी थे, जो भी ईमानदारी से चयनित हुए हैं, उन सबके हालात एक जैसे हैं। और आपको फैक्ट ध्यान हो तो मैं आपको बताता हूँ, 100 से ज़्यादा लोग इस भर्ती में अच्छी पदों पर सिलेक्ट हो चुके हैं। जैसे रिचपाल हो गया, रागीब हो गया, अच्छा, मतलब डिप्टी आरपीएस बन गए, डिप्टी अच्छा, बन जो गए। अभी डीएसपी बने हैं वो भी उसमें थे ऐसा ही भर्ती में? हाँ थे ना उसमें दो। अच्छा। और कई लड़कियाँ आरटीएस बन गई है, ईओआरओ में वो 16वीं रैंक रणजीत की है। तो हमने ये तो साबित किया है, तो टैग लग रहा था ना कि पूरे के पूरे फर्जी हैं, तो हम फर्जी तो है नहीं, पूरे तो नहीं है, ठीक है। और मैं तो मैम एक डाटा देता हूँ आपको, 1% के से ज़्यादा अगर इस भर्ती में फर्जी निकाल दो तो हम जो कहेंगे वो करेंगे। लोग साथ रहते हैं ना 3 साल, तो पता पड़ता है कि चीज़ कैसे है। जैसे अपन मान लो 1 घंटा साथ रहेंगे तो पता पड़ जाता है ये आदमी कैसा, ठीक है। तो सरिता जी, हाँ जी मैम। चूरू से हैं आप? हाँ जी। और इवन सरिता ही नहीं, संगीता जी और अंकिता जी भी शेखावाटी बेल्ट से है। तो और आप चारों के चारों ही चौधरी हो, मतलब कब्जा कर रखा है सारी सीटों पे, क्या बात है। तो अभी मुझे थोड़ा अकेलापन फील हो रहा है, मैं एक ही बिश्नोई रह गई हूँ पर कोई बात नहीं। तो सरिता जी, आप पहले पटवारी थे? हाँ जी मैम। तो मात्र 21 वर्ष की आयु में आप पटवारी बन गए थे, और उसके बाद में आपने 2021 में एसआई का एग्ज़ाम दिया, पर आपका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। तो ये क्या रिटर्न की वजह से नहीं हुआ या फिजिकल में नंबर कम थे? वो मैम रिटर्न में नंबर थोड़े कम थे, क्योंकि रिटर्न और फिजिकल के ऐड होके एंट्री कॉल होते हैं। ठीक तो है। उसमें मेरे 3 नंबर कम रह गए थे, जो मेट गई थी ना उससे। अच्छा, 3 नंबर कम रह गए थे, तो आपने पटवारी की जॉब के साथ में ये तैयारी करी, करी। और अभी जो है आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो रिटर्न के अंदर नंबर कम थे और अभी आपका फाइनल प्रॉपर सिलेक्शन हो गया, वो भी गर्ल्स के अंदर, आपकी रैंक है 2nd। तो क्या आपने अपनी तैयारी में बदलाव लाया? मैम पहले तो मैं मेरी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मैम कि आपने यहाँ हमें बुलाया। ये मेरा पहला ही पॉडकास्ट है, इससे पहले ऐसा कुछ फेस नहीं किया है जी। इसके लिए धन्यवाद। और पहले मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आप जो कर रहे हो, मतलब पहली लड़की है जिनको मैं जानती हूँ जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, वरना लड़कियों के लिए बाहर निकलना ही बड़ी बात है, और आप अलग फील्ड में ऐसे जा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो मैम। थैंक यू इसके लिए आपको। और मैंने मेरी जर्नी 2018 में शुरू करी थी मैम। जब मैं 2nd ईयर में थी तब मैंने आरएस फाउंडेशन ज्वाइन कर ली थी, आरएस की तैयारी करी। उस दौरान फिर 2021 में पटवारी की भर्ती आई, तो मैंने सिर्फ एग्ज़ाम दिया था कि देख के तो आ जाते हैं। उस टाइम मेरी आरएस में एज नहीं हुई थी, तो पटवारी का एग्ज़ाम और आरएस वाले में कुछ 10-15 दिन का डिफरेंस था, तो मेरी वो तैयारी तो थी।
तो मैंने पटवारी में सिलेक्शन हो गया, पटवारी ज्वाइन कर ली। उससे पहले मैंने SI वाला एग्ज़ाम दिया था 2021 वाला, उसमें मेरा वो इंटरव्यू हुआ नहीं था। उसके बाद पटवारी में अभी जैसलमेर में हूँ, उसके साथ ही तैयारी चल रही है मैम, और तैयारी करते करते अभी इसमें सिलेक्शन हो गया। अभी मेन गोल तो RS ही है, उसकी तैयारी करनी है। बिल्कुल, उसमें भी आपका हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि उसमें भी आप टॉप करेंगे और मैं आपका दोबारा पॉडकास्ट करूँगी। तो अंकिता जी, आपकी रैंक है गर्ल्स में 15th, तो आप अपने बारे में बताएं कुछ। मैम मैंने 2019 में RS की तैयारी स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने मेंस भी दिए हैं बट इंटरव्यू गोल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ये टेलीकॉम वाली आई एग्ज़ाम, तो इसमें मैंने तैयारी की, अच्छे से प्रॉपर तैयारी की, तो इसमें मेरा फाइनल हो गया। इसके अलावा मैम जैसे मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँ तो मैम जैसे मैंने BSc की थी 2019 में मेरी BSc हुई थी। उसके बाद घर वाले तो ऐसे बोले कि भाई आगे तुझे जो पढ़ना है वो कर, तू जिस फील्ड में जाना चाहती है जा। बट अगर उसके अलावा अगर वो रिलेटिव देखे मेरे, तो सबका ये था कि बस अब कॉलेज हो गई, आगे करना क्या है, घर का काम करना है, शादी कर दो, क्यों पढ़ा रहे हो आगे। बट फिर एक मेरे फैमिली में दादाजी हैं और एक मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने बोला कि नहीं तैयारी करवाएंगे। तो मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है हम करवाएंगे तैयारी। फिर उन्होंने मुझे जयपुर भेजा, ना केवल मुझे भेजा, मुझे पूरा विश्वास किया मेरे पे उन्होंने कि कर लेगी ये, और आज उसका रिजल्ट है कि मैंने कर दिखाया है आज। और फिर उन्होंने मेरे पढ़ाई में भी इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे मैंने मेंस दिए तो मेरा नहीं हुआ, तो मेरे पापा जी हमेशा मुझे ये बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं हुआ अगली बार कर लेगी। मुझे कभी उन्होंने डिमोटिवेट नहीं किया। अब मैम जैसे बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि आज मोटिवेशन नहीं है, कैसे करें, इतने साल हो गए तैयारी नहीं हो रही, सिलेक्शन नहीं हो रहा कहीं, तो कैसे मोटिवेट करें खुद को। मुझे मैम सही बताऊँ तो इन सब चीज़ों की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, स्पेशली मम्मी पापा और मेरे भाई बहन। हमेशा मुझे ये था, और मुझे कभी फोर्स नहीं किया। जैसे मैं RS और ऐसा ही, इसके अलावा मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया मैम, तो मुझे कभी ये नहीं बोला कि भाई तू CET भी दे ले, तो पटवारी भी दे ले, कभी इन चीज़ों के लिए फोर्स नहीं किया उन्होंने। हमेशा मुझे यही बोला कि तुझे जो करना है तू कर, बट तू अच्छा करेगी, इतना पता है मुझे। अब आज सिलेक्शन हुआ मैम, पहले जो लोग बोलते थे कि पैसे बर्बाद करेगी ये, क्यों भेज रहे हो, अब कल से उनके ही फ़ोन आ रहे हैं, बोल रहे हैं ये तो हमारे सबसे करीब में आती है ये। अच्छा। लिटरली मैम यही हुआ है। अब सब ऐसे बोल रहे हैं अरे तू तो सबसे अच्छी लगती है हमें। अच्छा। हाँ ऐसे बोलते हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना मैम, जीत के 100 बाप होते हैं, बिल्कुल, हार के लिए होती है। बिल्कुल। हाँ। अब मेरे साथ सच में ये हुआ है, बट मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतना भी चेंज होता है क्या। अब मैम सच में, जैसे मेरे एक है रिलेटिव ही है, वो जब मेरी दीदी को बाहर भेजा था पहले GNM करने के लिए, तो मम्मी से हर दिन लड़ाई करते थे कि क्यों भेज रही है, भाग के जाएगी ये तो कहीं ना कहीं तेरा नाम खराब करेगी। मम्मी डटी रही, मम्मी मेरे पढ़े हुए नहीं है, तो मम्मी ने बोला कि भाई मैं तो नहीं पढ़ी, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगी, चाहे मुझे कितना भी कुछ करना पड़े, पर मैं पढ़ाऊंगी। अब मैं कल देख रही हूँ मैम उनके स्टेटस लग रहे हैं मेरे। अच्छा। बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है उसमें। हाँ, ये चीज़ ना जनरली गाँव में रहती है कि अगर आपने लड़की को पढ़ाने के लिए बाहर भेज दिया, जैसे जयपुर जैसी जगहों में, तो वो भाग जाएगी, जबकि होता इसका उल्टा है। जिनको भागना होता है वो वहीं से ही भाग जाती है। वो मतलब इतनी कष्ट कोई नहीं लेता है कि पहले हम जयपुर जाएंगे फिर यहाँ से हम भागेंगे, यहाँ से क्या मतलब भागना। तो ये है मतलब माइंडसेट थोड़ा बहुत ज़्यादा नैरो है। मैम मैं एक चीज़ आपके यहाँ पे कहना चाहूँगा जी। ये चीज़ चलो चिंता रहती है बच्चों की कि क्या मैंने तो चीज़ें भाई बाहर जाके क्या कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का दायित्व है कि उस विश्वास को बढ़ाएं। जैसे इन्होंने बढ़ाया, ये मुझे लगा अच्छा, तो इससे बहुत लड़कियां और है ना। मोटिवेट चाहे मेरे परिवार की अगर कोई लड़की यहाँ आ रही है तो उसका ये भी दायित्व बनता है, मेरे माँ बाप ने अवसर दिया तो मैं उसका फायदा उठाना मेरे को, ना कि इसको मुझे दुरुपयोग करना है। इसका फायदा मैम खुद को तो होगा ही होगा, और लड़कियां भी प्रेरित होगी, वो कह सकेंगी घर वालों को कि भाई वो गई थी, वो सिलेक्ट हुई हैं, तो हम भी होंगे। और एक चीज़ मैम, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जैसे मेरे महिला सशक्तिकरण बैठी है, बिल्कुल। लेकिन आप खुद भी, मैं अकेला हूँ। बिल्कुल। मैं कहूँगा महिला ना जिस टाइम मांगने की स्थिति में नहीं होगी ना कभी भी, वो उतनी मजबूत होगी। बिल्कुल। ठीक है, और मांगने की स्थिति क्या है, मैं सीधा मतलब मेरा है इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल फ्रीडम। सब अपराध उसके पीछे हैं। बिल्कुल। ठीक है, जैसे मेरी वाइफ है, सिस्टर है, ये मेरे दो मजबूत स्तंभ है, एक मेरे भैया हैं और भी मामा जी के लड़के हैं। तो ये दोनों महिलाएं स्पेशली, इन्होंने कभी मांगा नहीं। ठीक है, ये देने की स्थिति में, भाई ठीक है कितने पैसे चाहिए, ठीक है ये चीज़ें, ठीक है खरीदना खुद, मतलब कहते हैं ना स्वतंत्र है, क्या चीज़ चाहिए मुझे मैं खुद ले आऊँगी। ठीक है, दूसरे पर महिला निर्भर होगी ना तो उसका शोषण होगा, ये मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, हमेशा होगा। ठीक है ना, अगर वो जैसे मुझे शुरू में लगता था जैसे वाइफ नौकरी थी, यार ये डिसीजन कैसे ले रही है
ठीक है, मेरा ईगो वो हट हो जाता हर्ट होता था। ठीक है यार, ये बस पूछ ही नहीं रही है, चलो छोटो, वो तो ठीक है, ला रही जो ला रही है, पूछ नहीं रही मेरे को। नहीं होता क्या मैं से ईगो, क्योंकि हम जो समाज से आते हैं उसमें आदमी पितृसत्तात्मक सोच बहुत हावी है। बिल्कुल, ये शिक्षा से टूटती है ये चीजें, बिल्कुल। नहीं है क्या? तो सर आप तो जैसे अब तक भी आपने ज्वाइन नहीं किया है, आपके पूछने का वेट करते तो मतलब मतलब 10 साल हो गए आपकी शादी को। वो अभी भी नहीं पूछती मेरे को। ये चीज़ है, पर ठीक है, मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे मैं उन दोनों को आधार बना के मैं मतलब चाहे मैं परसेप्शन डेवलप किया मैंने यार, सभी महिलाओं के प्रति एक जनरल परसेप्शन होता है ना कि महिलाओं को अगर अवसर देंगे ना अपन, और वो अगर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो विश्वास बनाए, तो मैं कहता हूँ बहुत आगे तक जाएगी। आपको दुरुपयोग नहीं करना है। और मेरी भी जो बहन बेटियां, जो भी बेटियां तो कहाँ पे कोई बात नहीं सर, काट देना। नहीं काटेंगे नहीं, ठीक है। जो भी मेरी बहनें हैं जो गांव में हैं अभी, हाँ, जो पढ़ाई कर रही है या सोच रही है कि यार मुझे पढ़ना आगे, मुझे कुछ करना है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों को विश्वास मिले वो। और मैं घर वालों से भी ये मैं करता हूँ कि निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों को अवसर दें। बिना अवसर आप उनका मूल्यांकन कभी नहीं कर पाओगे। जैसे 4 महिलाएं थी, उनमें एक को अवसर मिला। हम चारों की तो बात नहीं हो रही। ना आप चारों की बात नहीं हो रही है। हाँ। भाई उन चारों में से 3 को एक अवसर, चारों को अवसर मिला, कहने का मतलब मेरे कहना चाह रहा था। जयपुर आई वो, उनमें से एक जॉब लगी, 3 वापस गाँव चली गई। अच्छा, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए? क्या था? अवसर तो चारों को मिला है। वो विश्वास की बात कर रहा था, वो घर वालों का विश्वास था, ठीक है। तो घर वालों ने वापस क्यों बुलाया उनको? तो मतलब यही कहने का मतलब है कि अपने जैसे मैं दोनों तरफ से एक चीज़ कह रहा हूँ, बच्चों की तरफ से भी, अभ्यर्थी जो भी यहाँ पढ़ने आते हैं उनका भी दायित्व है कि विश्वास को बनाए अपने घर वालों का। बिल्कुल। और लड़कियों के लिए ही नहीं सर, ये बात लड़कों के लिए भी लागू होती है कि अगर आपसे कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, आपकी मम्मी आपसे पूछ नहीं रही है कि घर कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, तो ये मतलब नहीं बनता है कि बाहर जाके गुलछर्रे उड़ाओ, बाहर जाके आप नशा करो, जब आप डिप्रेशन में हो जाओ तो दोस्तों को बुला के पार्टी करो। किस चीज़ की पार्टी? आप पानी पियो, है ना। तो ये चीज़ें लड़कों के लिए भी इतनी ही मैंडेटरी है। मैम आपको एक चीज़ मुझे याद आ गया, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे मैं तो लड़का हूँ ना, बिल्कुल, तो होता ना ये फ्री है, रात को 10 बजे 11 बजे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी बार रात को 10 बजे जाता हूँ गाँव, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे तो घर में 2 नौकरियाँ, 2 लड़कियाँ हैं, तो वो 7 बजे आ गई या 7 बजे हो गए तो एक तो देखो रियलिटी, एक तो सिक्योरिटी का डर भी रहता है महिलाओं को, रहता ना कि रात 7 बजे जा रही है तो कैसा क्या पता कौन लड़कों का क्या बिहेवियर है। तो वो जैसे ये 7 बजे इतनी लेट क्यों आई है? एक तो सर ये है कि लड़कियों से एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की बहुत ज़्यादा रहती है। इवन जैसे अभी है, ये लोग ऐसा ही बन गए, एसडीएम भी बन जाएंगे ना तो भी ये रहेगा कि आप खाना बना देंगे, घर पे आके खाना बनाओ। मतलब बेटा चाहे 10,000 की नौकरी करके आ रहा है, पर वो तो उसको तो पानी की गिलास देंगे, पर बहू से ये रहती है कि सब करो। फिर उसके बाद में लड़के के लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं होते हैं, वो वैसे ही रहता है। बहू की हाँ कोई बड़ा आ गया तो थोड़ा ओला भी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसके पैर नहीं दबाए, फलानती नाराज होगी, उससे बात नहीं की। मतलब बहुत ज़्यादा इतना प्रेशर हाई होता है ना कि इतनी ऐसे लगता है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे ना कभी कभी लगता है कि शोषण हो रहा है। बिल्कुल कि पहले तो सारा घर वाला भी करो, फिर वो बाहर वाली भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और फिर कि हम बाहर वालों को घर में आके काम नहीं करने देंगे। अगर वो मतलब हाउस हेल्प रखना भी चाह रही है ना लड़की शादी के बाद में, कि ठीक है पैसे मैं दे दूंगी, कि नहीं हम तो खाना तो आपके हाथ का ही खाएंगे। मतलब हाथ तो सेम है भाई, कोई मतलब अपराध थोड़ी ना किया है कि हाँ कि झाड़ू पोछा नहीं हम बाहर वालों को अंदर एंट्री नहीं करने देते हैं, ये नहीं करने देते हैं। तो मतलब एक्सपेक्टेशन है वो मुझे लगता है कि थोड़ी कम होनी चाहिए, और थोड़ी रोल जो है वो उसका एक बैलेंस होना चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ में, तो चीज़ें स्मूथ हो जाएगी। बिल्कुल मैम, वो कहते हैं ना कि अगर परिवार अच्छे से एक दूसरे को समझेंगे स्वर्ग ही हो जाएगा, वरना वही चीज़ नरक हो जाएगी यहीं पे। बिल्कुल, है ना। और जैसे मैं आपको चीज़ बताऊँ, जैसे मेरी वाइफ नौकरी में है, तो जैसे मान लो पटवारी का काम, आप में पटवारी कौन थे? अच्छा आप थे, ठीक है। आपके जैसे वो कोई तरमीम ये चीज़ें होती है, तो आप कभी 7 नहीं बजते क्या? आपको 7-8 बज जाएंगे? 7 मेरा सर्किल तो सर बॉर्डर के पास है, मुझे तो आते कभी भी रात को 12 बज जाते हैं। ठीक है, इन देखो 12 बज जाते हैं इनको, तो हम इसका मूल्यांकन उस हिसाब से करना चाहिए। ये नहीं कि वो रात को 12 बजे कहाँ से आ रही है। बिल्कुल। तो ये इस सोच को, इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा अपने को। तो बेटी मेरे तो जैसे मेरे क्या डिफरेंट करने में बहुत मजा आता है मेरे को, क्योंकि मेरी बहन भी नौकरी में, मतलब मेरे पिताजी अगर सोचते हैं ना कि मेरी बेटी है एक तरफ बहू है, तो मैं कहता हूँ ये पिताजी आपकी बेटी लेट आई है।
बहू को तो आप बोल रहे हो मैं ये लेट आई है, तो मैं मजाक थोड़ा सा पिताजी से मैं फ्रेंकली हूँ, ठीक है, तो मैं उनसे खुल के बात कर लेता हूँ। फिर मैं मेरी सिस्टर को बोलता हूँ, देख ये यार उसके लिए तो वाइफ के लिए तो बोल रहे हैं लेट आई है, उसने ये नहीं किया, तेरे लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो चुप हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने इतना बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ये चीज़ें हैं, तो वो अब समझने लगे मेरे घर वाले भी, ठीक है यार ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। और मैं आज खुश हूँ, चीज़ें वास्तव में समझने लगे। तो ये चीज़ें कब समझेंगे लोग बाग? एजुकेशन होनी चाहिए और हमें चीज़ों को पता होना चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। वो कहता है ना कि आपने भी भागने वाली बात कही थी, भाई लड़कियां भाग जाती हैं वहाँ से जब। मैम लड़कियां नहीं भाग रही है। नहीं, मैंने नहीं कहा था, मैंने सोसाइटी का माइंडसेट बताया अच्छा। था कि उन्हें ऐसे लगता है कि भाग जाएंगी, इसलिए वो लड़कियों को हाँ। रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप पढ़ाई करने ही मत जाओ बाहर। हाँ, लड़कियां नहीं भाग रही है, समाज बहुत धीरे चल रहा है, बिल्कुल उन्हें हर चीज़ भागती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। ये चीज़ चल रही है मैम, तो हमें चीज़ बदलाव, जैसे बदलाव आ रहे हैं ना, तो हमें भी बदलना जरूरी हो गया अब। वो तो अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी कर रही है, गलत क्या है? पहले अगर आप लोग मानोगे नहीं तो फिर वो भागना ही एक ऑप्शन ये बचता भी है। चीज़ है ही मैम। मतलब मैंने आज तक मेरी लाइफ में जितनी लड़कियां देखी है ना, जिनके लिए बोला गया है कि वो भाग गई, उन्होंने पहले अपने पेरेंट्स को बहुत मनाने की कोशिश की है। बिल्कुल मैम। और उन्होंने, किसी ने तो रूम के अंदर बंद करने की ट्राई की है, किसी ने सोचा है कि इसका 10 दिन में कहीं रिश्ता कर दो, तब वो जाके भागी है, वरना कभी नहीं भागती। ये भी सही मैम। तो मुझे लगता है कि एक कारण होता है, और फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम करवा देते, थोड़े दिन और रुकते तो, बट वो ठीक है, सोसाइटी मतलब सर्कमस्टांसेस मजबूर कर देती है ऐसा कदम ये उठाने के बिल्कुल लिए। तो उसके बाद में संगीता जी, यस मैम। आप बताइए कुछ अपने बारे में। शेखावाटी बहन ने तो धूम मचा रखी है। आप भी पीछे मत रहो। जी मैम, मेरी 7th रैंक है इसमें, और मैंने अपनी प्रिपरेशन 2022 से स्टार्ट की थी। 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने अपनी स्टार्ट की, मैं जयपुर आई सितंबर में, मैंने आरएस का फाउंडेशन कोर्स किया, और फिर 23 वाला मेंस दिया, नहीं हुआ। 24 वाला मेंस दिया, उसमें भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने ये 2024 की वैकेंसी आई थी एसआई वाले, इसमें तैयारी की, और इसमें मेरा अभी सिलेक्शन हो गया है। इसमें मेरे लिए स्ट्रगल तो कुछ नहीं रहा, लेकिन मेरी फैमिली ने स्ट्रगल बहुत किया है इसमें। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे मैं जब 8-9 मंथ की थी, शायद, मुझे तो आइडिया भी नहीं है ज़्यादा, तो उस टाइम मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो बड़े पापा हैं, मतलब 2 भाई थे, उनके सिस्टर नहीं है, और उसके 1.5 साल बाद ही मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई, और दादाजी तो पहले ही हो गए थे। तो पापा अकेले बचे, बड़े पापा। तो उन्होंने मतलब मेरी मम्मी को पढ़ाया, उनको जॉब लगाया, और फिर भैया हैं मतलब 2 बेटे हैं उनके भैया, तो मैं उनको ही पापा बोलती हूँ। उन्होंने मुझे कभी वो मतलब फीलिंग नहीं आने दी कि है नहीं, कुछ अभाव नहीं होने दिया किसी चीज़ का। तो उनका स्ट्रगल बहुत रहा है। हम तीनों बहन भाइयों को पढ़ाया है, वो भैया भी दोनों जॉब में है, मम्मी को भी जॉब लगाया है। घर मतलब बाहर वाले घर वाले बहुत बोलते थे कि क्यों पढ़ा रहे हो इनको, क्या है अरे ये वो, फिर भी पापा ने स्टेप लिया, तो उनका बहुत स्ट्रगल रहा है। और रिजल्ट के बाद उनका सबसे पहले रिएक्शन यही था कि आज मैंने जो संघर्ष किया है वो सफल हो गया है मेरा। मतलब आपकी मतलब बहुत कम आयु थी जब आपके पापा एक्सपायर हो गए, तो मम्मी ने भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है कि इंसान को लाइफ के अंदर एक पार्टनर की बहुत नीड रहती है, परंतु उन्होंने अपनी बच्ची के लिए जो है किसी और से शादी भी नहीं की। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और आपने जो अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी की बात की कि उन्होंने कैसे इतना अपनापन दिया कि आपको कभी अपने डिफ्रेंशिएट ही आप नहीं कर पाए। मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें, मुझे तो पता भी नहीं था रियल मम्मी कौन है और बड़ी मम्मी कौन है। तो उसमें मैं फर्स्ट क्लास में, बच्चे छोटे होते हैं, मैं भी नई नई स्कूल गई थी। मैम ने पूछा कि चलो फादर्स नेम बताओ, मदर्स नेम बताओ। पापा का मैंने नाम बता दिया, अब मदर का दोनों को मम्मी बोलती हूँ मैं बताऊँ कौन से का, मैंने दोनों बता दिए। जी। मैम बोली तो 2 मम्मी कैसे हैं, एक का बताओ। मैंने कहा पता नहीं मेरे को तो कौन सी है। बोले ठीक है, आप कल घर पे जाना, पूछ के आना कि आपकी मम्मी का नाम क्या है। अब मैं घर आई कि मतलब क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है। फिर बड़ी मम्मी बोल रहे हैं कि तू बेटी तो हमारी थी, ये तेरी मौसी है, तो इसके मतलब हुआ नहीं था बेबी, तो हमने इसको दे रखा है। वैसे मैं ही हूँ तेरी मम्मी, तो तू मेरा ही नाम बता देना उनको जाके। अच्छा। तो ये वाला सीन था। मतलब इतने अच्छे लोग भी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अब जहाँ बहुत- टॉक्सिक बहुत रिलेटिव्स कम की है। बहुत कम। मेरे को लगता है कि आप बहुत किस्मत वाले हो। बिल्कुल। और आप तो अभी भी बहुत कम उम्र है आपकी। आप 22 साल की एज थी जब आपने फॉर्म भरा। 22 साल कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती। आपकी मम्मी किस जॉब में है?
टीचर है, वो 3rd ग्रेड टीचर है। अच्छा ठीक है, आपके मम्मी को भी आपके बड़े पापा ने पढ़ा के टीचर बना दिया एंड देन आप भी आज बहुत सक्सेसफुल हो गए हो, तो बाकी कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि कहाँ जरूरत है इसको पढ़ाने की? नहीं करते हैं वो, सोसाइटी वाले तो करते हैं, पर मेरी फैमिली वालों ने कभी नहीं किया। भैया है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, भाभी है वो भी बहुत सपोर्टिव है। जैसे शादी के लिए अभी पापा को बोलते हैं कभी कि अच्छा रिश्ता है, ये कर लो वो कर लो, भैया भाभी नहीं, सीधा मना है। अच्छा होगा वो बाद में भी मिल जाएगा इसको, बिल्कुल बिल्कुल। पहले इसको पढ़ाना, इसको अपने पैरों पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते तो आपके अभी, क्योंकि आप नया नया रिजल्ट आया है तो एक बार तो भाग भाग के सब टूट पड़ेंगे कि हमसे कर लो, हाँ, वो हमसे। रिजल्ट आता है ना तब रिश्ते आते हैं। तब बहुत 2021 वाला मेरा रिजल्ट आया था ना मैम, शादीशुदा तो था मैं, हाँ, पता नहीं था लोगों को, फोटो वोटो लगाओ वाइफ की है ना? इधर उधर। तो रिश्ते आने लगे, ठीक है कि मतलब यार सूरज जी मेरी बहन है यार, संध्या विरणी। ठीक है ना, तो मैं तो यार मैं मेरे तो शादी हो रखी है अच्छा यार, पर लगता ही नहीं है मैं अब लगने में, क्या आपको बताऊँ आपको। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं हाँ। आपको कि अच्छे दिखते हो। धीरे धीरे मैम अब 3 सब इंस्पेक्टर की भर्ती देख ली, बीच में 10 साल हो गई मेरे को, अच्छा हाँ। RS हो गई 3, तो अब चीज़ें धीरे धीरे चली रही है, अभी संघर्ष ही कर रहे हैं अपन भी। सही है। तो अभी तो खैर आपने वाइफ का जिक्र कर दिया है, वरना रिश्ता तो मेरे को लगता है इस पॉडकास्ट के बाद में अभी भी आ जाता। अभी भी कोई इतने बड़े आप नहीं दिखते हो, तो अच्छे दिखते हो, आ जाता अभी भी रिश्ता कोई। पर चलो ठीक है, आप अपनी वाइफ को इतना अप्रिशिएट कर रहे हो और उनके कंट्रीब्यूशन को इतना जो है मान रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक वाइफ, मतलब मैं एक लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सिस्टर भी है मेरी इसमें, ठीक है ना, तो सपोर्ट मान लो मैंने कभी ये उदाहरण देखा नहीं कभी बिल्कुल दूर से, मैंने पास में बिल्कुल ये देख लिया है कि यार क्या मतलब इनकी लाइफ क्या स्ट्रगल कर रही है, बाद में चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ कि वो उन पर क्या बीत रही होगी। जैसे बढ़ती रद्द हुई है, तो सबके पास कमेंट तो आते हैं ना घर वालों के पास में, चीज़ों को दोस्तों के पास में, तो परेशान तो रहते ही थे। तो एक ने किया था कि वो वर्दी वाला बताया था मैंने आपको कि वर्दी तो उतर गई यार, वर्दी काम आएगी, वो अपने खेत में वो नहीं टांगते क्या, वो उनको बगाने जानवरों के लिए। मैंने कहा था कि वर्दी तो मेरे काम में आएगी वापस, मेरे काम में आएगी, मैं चाहूँगा नहीं आएगी तो नहीं आएगी, बस वो तो आएगी काम में मेरे। और घर वालों को मैंने कभी, होता ना घर वाले आपकी, मतलब घर वाले भी टूटते हैं ऐसी चीज़ों से, भाई बच्चा 10 साल से पढ़ रहा है, जो भी लगी है कुछ नहीं उसके पास में चीज़ें, तो मैंने हमेशा अपने घर वालों को बूस्ट किया कि आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ, सब कुछ कर दूंगा मैं। अभी भी मैं उनको ही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल नो टेंशन अब तो आपने कर भी दिया है, कर तो मतलब पहले भी दिया था, बट ठीक है वो आपकी चीजें हाथ में लेकिन नहीं वो- थी कि वैकेंसी रद्द हुई, आपने तो मैं अपना अब की बेस्ट बार दिया। जैसे ये जो रिजल्ट है मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है, मतलब रियली बताऊँ ठीक हंस सकता हूँ मैं, लेकिन मैं अभी जैसे रिजल्ट आया, हमने कोई ऐसा कोई एंजॉय ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने, ऐसे कुछ ना मेरी कोई इच्छा थी। मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे पता है कि ये 750 लोग हैं ना, वो बढ़ती रिजेक्ट हुई है, उनमें क्या बीत रही है, वो किस मानसिकता से पढ़ रहे हैं, कहीं के मतलब फिजिकल वो जो अपनी ट्रेनिंग होती है ना उसमें कहीं के पैर टूट गए हैं। उसके बाद देखो मैम, जैसे अभी वाला 2025 वाला फिजिकल कई लोगों ने दिया है, जब वो टूटे फूटे हुए हैं उन्होंने देखे हैं वो मेहनत करके, पर वो पास नहीं हुए फिजिकल में। फिजिकल लड़कों का टफ रहता है ना इस बार, मतलब काफी लड़के फिजिकल में बाहर हो गए हैं। मैम फिजिकल इतना टफ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ का गेम है फिजिकल। क्या कारण है, मतलब फिजिकली फिट नहीं है या फिर कुछ? एक प्रैक्टिस होती है मैम, जब मान लो 15 दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नहीं होता है, एक मान लो। कॉन्फिडेंस भी तो नहीं होता मैम, वहाँ जाते हैं ग्राउंड में, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी अब की बार मैंने जैसे मैम 10 दिन ही मैंने फिजिकल की तैयारी की है, कोटा था मैं वहीं पोस्टेड था, तो वो बढ़ती रद्द वाला माहौल दिमाग में था ना, अब नहीं तो कब नहीं, वो अब नहीं तो कभी नहीं, वो फिजिकल RP में जहाँ मेरी वो ट्रेनिंग थी वहीं मेरा फिजिकल हुआ। अच्छा। तो मैंने सोचा सूरज पीछे नहीं रहना भाई, साबित करना लोगों के तानने और ये चीज़ें चारों ओर से बस बौछार कर रही है मेरे, उसने ये कहा उसने ये कहा, क्योंकि भाई बोल के तो जवाब किसको दें, लाखों आदमी हैं, किसी को जवाब थोड़ी देना है, मेहनत से जवाब दे सकते हैं, अरे साइलेंटली करते रहो काम अपना, लोग बोलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। तो वो माइंड का भी गेम है। एक फिजिकल वाला मैम जो ये हमारी भर्ती है ना, इसमें हमें लगभग 13 ही दिन का टाइम दिया था, इसके मतलब जो कि फिजिकल होना है 13 दिन बाद, तो 2-3 दिन जो जब फिजिकल होता है 2-3 दिन तो रेस्ट ही करते हैं, 10 दिन ही मान लो, 10 दिन तैयारी करी थी ना, जिन्होंने पहली बार तैयारी करी थी या फिर जो पढ़ाई करते हैं तो फिर वो हेल्थ थोड़ी हो ही जाती है, तो फिर इस वजह से भी फिजिकल नहीं हुआ। जैसे मेरे भी दोस्त हैं उनके बहुत अच्छे नंबर हैं,
मतलब रिटर्न में, बट फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए वो। मैम इसमें तो फिर बीच में 25 वाली भी ऐसा ही आ गई थी ना, जैसे फिजिकल हुआ था, फिजिकल इसका 9, 10, 11 3 दिन चला था अप्रैल में, और अप्रैल में 25 वाली 5 और 6 2 दिन उसके पेपर के थे, 2 दिन पेपर हुए थे बच्चों के, तो फिर वो भी था कि टाइम वैसे भी कम दिया था, बट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मेरे टेलीकॉम में 100/100 है फिजिकल में, तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप तो दिखने में भी एकदम पतले से और ऐसे छोटे से हो, तो चीज़ें करना मैनेज हो जाती है। जो थोड़े हेल्दी हो जाते हैं उनके लिए थोड़ा होता है, मुश्किल होता है, उनको hard क्योंकि work अपनी ज़्यादा बॉडी करना एकदम से काम नहीं कर पाती है इतना बहुत एक्टिव। मुश्किल होता है मैम, ये सिम पेन होता है बहुत भयंकर, चला भी नहीं जाता फिर। हाँ, तो इंटरव्यू की अगर हम बात करें, क्योंकि जो अपना रिटन वाला पेपर है उसकी ऑब्जेक्टिव वाले की बाद में बात करेंगे। इंटरव्यू में आपके हाईएस्ट मार्क्स तो अपने, जहाँ तक मुझे पता है, सुनील जी के हैं, सुनील चौधरी, रैंक 11 ना। हाँ, तो उनसे मैंने बात की थी, वो तो जोधपुर थे, तो इंटरव्यू अटेंड कर नहीं पाए। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि अंकिता, सबसे पहले आप कि कोई अगर क्वेश्चन आपको याद हो जो आपसे पूछे गए थे, तो कुछ बताना चाहो तो। मैम मुझे तो बहुत ही फनी सा क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में। जैसे सर ने मेरे से पूछा कि भाई आप कौन से हाथ से काम करते हो। अच्छा। तो मैंने बोला सर राइट हैंड से। तो सर बोले कि भाई अगर मान लो आप पे अटैक हो जाए, फिर आप राइट हैंड में आपके कुछ सामान हो कि आप उसको छोड़ नहीं सकते, तो क्या आप पिट के आ जाओगे वहाँ से। अच्छा। मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं है, अब ऐसी सिचुएशन होती है तो लेफ्ट में काम में ले सकते हैं। फिर बोला पक्का ले सकते हैं। मैंने कहा जी सर। फिर बोले आपके सामने पेंसिल पड़ी है, उसको उठाओ, लेफ्ट हैंड से उठाना। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने उठाई, फिर बोले चलो नाम लिखो। मैंने कहा सर बताओ आप नाम में क्या लिखूं। फिर वो बोले कि आप उपलब्धि नाम लिखो। तो मैंने इजीली लिख दिया मैम। फिर वो बोले अच्छा आप कर सकते हो इसका मतलब। मैंने कहा जी सर मैं कर सकती हूँ। सरिता जी। हाँ जी मैम, मुझसे तो जाते ही पूछा था क्या पढ़ के आई हो आप। अच्छा। मैं तो सर थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ के आई हूँ, तो बोले कि चलो तो फिजिक्स का सर्किट बनाओ, कोई भी सर्किट बना दो। फिर बोर्ड पे मेरे से तो वो इलेक्ट्रिक फ्लो का वो मैंने सर्किट बना दिया। अच्छा, सर्किट बनवा लिया? जरूर बोर्ड उठ के तो अंदर रखा हुआ? हाँ बोर्ड लगाया हुआ होता है वहाँ पे। अच्छा। बोले कि चलो खड़े हो और वहाँ से सर्किट बना दो। फिर बना दिया, उसको समझाया कि क्या 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 है उसमें। फिर बोले कि इसको मिटा दो, बैठ जाओ आराम से। तो बहुत से बच्चों से बनवाया था इस बार। हाँ तो ये जो अपने सिलेबस था वो तो ऐसा ही वाला सेम था, तो सिलेबस में तो इन्होंने कोई टेलीकॉम टाइप का कुछ टेक्निकल डाला नहीं। नहीं, और syllabus इंटरव्यू equal है। में, इक्वल है, सेम है। Equal है syllabus। और इंटरव्यू में इन्होंने पूरा वो टेलीकॉम कर और दिया। फिजिक्स। वो फिर क्या है ना, इसमें इंटरव्यू में वो चल गए सब्जेक्ट पे। अच्छा। सब्जेक्ट पे ज़्यादा डीप चले गए, जैसे बीएससी में क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी, साइंस बैकग्राउंड से ज़्यादा चीज़ें थी वहाँ चले। इसकी क्वालिफिकेशन में ही है कि फिजिक्स और मैथ। हाँ हाँ। फिजिक्स मैथ्स वाले थे ना, वो ही पेपर दे सकते थे। अच्छा, तो आपको याद था ग्रेजुएशन वाला मतलब? हाँ ठीक थोड़ा था? बहुत पढ़ के गए थे। आपके कितने नंबर थे? 18 थे ना? 18। और 17 होते तो आप बाहर हो जाते ना, है ना? तो लाइफ में लगता है कि यार कितने लकी हो कभी, हाँ, है ना? क्योंकि रिटर्न में अच्छे मार्क्स थे तो इंटरव्यू इतना सीरियस भी नहीं लिया था कि हो जाएगा। अच्छा। तो इस चक्कर में ऐसे उठ लेकिन जब 18 नंबर देखे तो एकदम से ऐसे हुआ होगा कि यार ये क्या था, उम्मीद नहीं थी कि इतनी मैं कम तो बच नंबरों गई। की। अच्छा, कम नंबरों की। हाँ। अच्छा। वैसे ठीक ठाक ही गया था मेरा इंटरव्यू, फिर भी। पर अपने अपनी जान में तो हाँ जी। अच्छा समझते हैं कि ज़्यादा। पर ठीक है, मतलब भगवान ने बचा लिया, फाइनली यू आर इन द लिस्ट, और वो भी सेकंड गर्ल्स के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैंने सुनील जी से बात की थी, उन्होंने कुछ टिप्स दिए थे एसआई के इंटरव्यू के लिए, तो मैं कैंडिडेट्स को बताना चाहूँगी। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आप कॉन्फिडेंस को कैरी करें। और उसके बाद में सुनील जी के 37 मार्क्स थे, और पोस्ट से रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे अभी एसआई के जो इंटरव्यू है तो आपको उसके अंदर कैसे प्रमोशन होते हैं, क्या कुछ होता है, वो कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, बॉर्डर एरिया में है जितनी भी अपने, वो सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप हम्बल रहो, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। कुछ फिक्स वर्ड्स आप तैयार करके जाना जो आप यूज़ करो और उनको लगे कि भाई हाँ क्या भाषा शैली है और क्या बोलते हैं। और बस यही है, जो भी आप अपने डेफ के अंदर भरो वो सारा अपना खुद का नाम, स्कूल का बेसिक, गांव की डिटेल, सेक्स रेशो एंड ऑल, ये सब चीज़ें बेसिक जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ चीज़ें जो भी इंटरव्यू है एसआई वालों को अगर कोई टिप्स देना चाहो कि वो किन पे काम करें तो आप बता दीजिए। मैम मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने कहा ना कि इंटरव्यू होता है मेजरली 3 चीज़ों पे चलता है, मुझे लगता है उनको ज्ञान का थोड़ी टेस्ट करना होगा, तो ज्ञान हो चुका है वो तो। एक तो ये चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है इसकी, जी। भाई वो जनता में जाएगा तो वो पब्लिक को हैंडल करना नहीं करना वो चीज़ देखी जाती है। वो ज्ञान का टेस्ट तो पहले हो चुका है, चीज़ों में से नहीं है। बंदे का हाव भाव, वो लास्ट तक हम बाहर आते हैं ना तब तक भी देखते हैं वो कि वो बाहर कैसे गया है, अंदर कैसे आया है, ठीक है, उसने नमस्कार कैसा किया है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है जो ध्यान रखनी पड़ती है।
ठीक है, मुझे तो RPC में जाके गया 2 बार इंटरव्यू देके, तो वो बोलते हैं कि जैसे कभी कभार जैसे वो खुद ही बताते हैं भाई चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल रहो, चीज़ें हम आपका कोई यहाँ पे वो थोड़ी है वो टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मैम मुझे तो ये बोला था, जाते ही मैं बैठी तो मेरे को जाते ही ऐसे सर बोले कि भाई अब हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप हमें कैसे चलाते हो। तो फिर बोले कि भाई एकदम रिलैक्स रहो, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप हमें चलाओ, अब कैसे चलाओगे। तो ऐसा इंटरव्यू ऐसा नॉलेज का नहीं होता आपने ना। कैसे चलाया उनको? जैसे क्वेश्चन आए मैंने बताया उनको। मतलब आपने फिर आंसर में कुछ ऐसे वर्ड्स ड्रॉप किए होंगे ताकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन उन वर्ड्स से लेके मेरे पूछे और मैम आपको क्वेश्चन आए। ऐसे हाई लेवल के थे ही नहीं। अच्छा। नॉर्मली थे, सिचुएशन बेस्ड ज्यादा मान तभी सकते हैं आपको मेरे नंबर वाले अच्छे में। मिल गए। मतलब हाई लेवल के होते तो मैं भी पर इशू आ मैं जाता। घबराई नहीं थी, कॉन्फिडेंस फुल था, बोलने में मुझे कभी दिक्कत होती नहीं है बिल्कुल भी। आप उनको क्वेश्चन पूरा पूछने दे रहे थे या? नहीं पूरा पूछने दे रही थी। ठीक है, चीज़ कर सकते हैं इंटरव्यू में जो अपने हाथ में है ना वो अपन तैयार करके जा सकते हैं। बिल्कुल। ग्रेजुएशन का अपन और एक उस दिन का न्यूज़पेपर तो पढ़ के ही जरूर, मुझे भी पूछा था। कि न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो? मैंने कहा जी सर। कि चलो न्यूज़पेपर में बताओ कोई खबर। तो अब साइबर से रिलेटेड ही था, उस टाइम हाई कोर्ट का कुछ चल रहा था, उसमें कोई केस वगैरह SOG की कोई डिलीट कर दी थी। तो मैंने जाते ही अच्छा पढ़ के भी आया हो आप? मैंने कहा जी सर पढ़ के आई हूँ मैं तो। मतलब अखबार पढ़ने का ये कि करंट के मुद्दे होते हैं ना, जैसे जितने भी उनसे आप अपडेट हो कि नहीं हो, आपको पता नहीं कि देश में, राजस्थान में या इंटरनेशनल पे क्या चल रहा है, ये तो पता होना चाहिए ना अपने को। भाई अपन अभ्यर्थी रहते हैं, भाई राजस्थान में क्या भी वर्तमान में क्या चल रहा है, भाई UCC का भी ज़्यादा चल रहा था तो वो चीज़ें याद होनी चाहिए। इन पे भी अपने को थोड़ा दोनों प्रकार से अपना व्यू जान सकते हैं, वो ये सही है गलत है। तो वही है कि करंट की चीज़ें, एक सब्जेक्ट होता है अपना, उस पर थोड़ी बहुत कमांड होनी चाहिए। एक मैम एक होता है कि बैकग्राउंड क्या है, ये पटवारी थे तो शायद पटवारी जॉब से इनके पीछे, मैं सब इंस्पेक्टर रह के आया था तो मेरे पे उस पर चला, ठीक है। तो वो होता है कि अपना बैकग्राउंड क्या है उस पर चलता है ये चीज़ें। जॉब से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो होते हैं, मतलब आप उसको कुछ छोड़ वुमेन्स के लिए है कि मतलब जो लड़कियां अभी देंगे इंटरव्यू, उनको वुमेन क्राइम और उनके रूल्स जितने भी बने हुए हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए हैं उनके बारे में तो पढ़ के ही जाना है, क्योंकि गर्ल्स से ज़्यादातर जितने भी हमने इंटरव्यू दिए हैं सबसे वुमेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन किए हैं, तो वो स्पेशली गर्ल्स को तो तैयार करना ही है। ठीक है। आपसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो जो पूछा हो? मैम एक तो ये कि भाई कोई भी हेल्पलाइन नंबर है तो वो आप मतलब किसी के लिए भी तो आपको कौन कौन से याद है, तो मैंने ये बता दिए थे, साइबर वाला, वुमेन वाला, चाइल्ड वाला, 112 सब बता दिए थे। और तो हनी ट्रैप क्या होते हैं, क्या होता है हनी ट्रैप की क्या होता है? ऐसे बताया कि भाई दो लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो उनमें जो उनकी प्राइवेट चैट, हाँ प्राइवेट चैट, फिर उन जैसे 2 लोग दोस्त होते हैं जो भी होते हैं तो वो अपनी प्राइवेट चीज़ें साझा करते हैं, तो फिर वो उसी के थ्रू उनको ब्लैकमेल करते हैं कि भाई। तो लड़की ब्लैकमेल करे तो, या फिर लड़का हनी ट्रैप, क्या दोनों के केस में होता व्यक्ति है? दोनों कर सकते हैं। सिर्फ लड़की करे तब हनी ट्रैप होता है, वरना कुछ और ट्रैप? ठीक है। तो आपसे कुछ अगर क्वेश्चन अलग हट के पूछा हो कुछ? मेरे से तो मैम यही पूछा था कि गर्ल्स मतलब पुलिस में कम है तो अपने एजुकेशन लेवल पे क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो मैंने यही आंसर दिया था कि जो वुमेन है, जो SP है या DYSP SI है, उनको उनसे मीटअप करवाना चाहिए ताकि वो अपनी उसको स्टोरी बताएगी, उसको मोटिवेशन मिलेगा। तो ये चीज़ और तो अच्छा, एक ही मतलब लड़कियों को लेके पता नहीं क्यों थोड़ा ऐसे लोगों में रिलक्टेंस रहती है कि ये पुलिस की लाइन में ना जाए, स्पेशली फैमिली भी चाहती है कि नहीं हमारी बेटी कोई भी जॉब करे पर पुलिस में ना जाए, तो ऐसे मतलब क्यों होता है, क्या लगता है आपको? सरिता? मेरी फैमिली की तो मैम ऐसा लगता नहीं है। ऐसा नहीं है। अंकिता तो वैसे ही बोल्ड है। मुझे तो बोला था सर ने अच्छा। कि कभी आपको अपनी फैमिली में ऐसे नहीं लगता कि भाई मैं लड़की हूँ तो मुझे पीछे खींचा जा रहा है? मैंने कहा नहीं सर, मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है मैम फैमिली वाले नहीं कहते, वो 4 लोग कहते हैं जो आसपास ऐसे क्या? फैमिली वाले नहीं कहते हैं ज़्यादा। नहीं, उन्हें लगता है कि बहुत हेक्टिक रहती है, रात को नाइट ड्यूटीज लगती है, कहाँ कहाँ परेशान क्यों नहीं होती कर सकती बेचारी। महिला नाइट ड्यूटी, क्यों नहीं कर सकती चीज़ें? अवसर नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा? सही बात मैम है। मेरे से तो एक क्वेश्चन और पूछा था, उन्होंने बोला कि आप ये बताओ हम आपको ही क्यों चुने, अच्छा। भाई ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन दो कि हम आपको ही चुने। तो फिर मैंने कहा सर रीजन है, फिर बोले बताओ। तो मैंने कहा सर हार्ड वर्क हूँ, कितने टाइम तक कर सकते हो, उसका भी टाइम होता है। मैंने कहा सर काफ़ी टाइम तक कर सकते हो, जब तक मुझे जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो नहीं मिल जाए तब तक मैं हार्ड वर्क करूँगी। फिर बोले ठीक है। और मैंने कहा सर पेशेंस है कि कैसे है पेशेंस? मैंने कहा सर 2019 से तैयारी स्टार्ट करी थी, ऑलमोस्ट 26 आ गई तो 6-7 साल हो गए, तो पेशेंस ही है। पेशेंस ये क्वेश्चन मेरे से भी पूछा था आपसे कि पूछा था? पेशेंस
पेशेंस ठीक है, मैंने कहा पेशेंस बताऊँ सर कैसे, मैंने बोला जैसे रद्द हो गई वैकेंसी 2000 उससे चल रहा हूँ मैं, 18 वाली सब इंस्पेक्टर मैंने एग्जाम क्लियर किया, RS दिए 3, और ये रद्द हो गई 21 से 26 में 6 साल में आदमी के 6-7 साल खराब होते हैं ना, तो वो पेशेंस ही वापस आए हो, तो सर मैं आपके समक्ष आ जाए हूँ, तो वो पेशेंस के कारण ही आया हूँ यहाँ पे। आप कुछ बोल रहे थे? ये है कि मैम उनको, जैसे हम लोग सारे RS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेन गोल वही है, तो RS में भी एक्टिव कम नहीं रहता है, SDM और तहसीलदार वो सब लगते हैं, तो क्यों मना करेंगे, वो उनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस पे वैसे भी आनी है, RS बनेगी तो भी, तो SI में भी वही इक्वल है। ठीक है, तो अभी आप चारों ही जो है वो RAS 2-3 बार मेंस तो लिख चुके हो सबके सब, तो RAS की तो कंटिन्यू रहेगी, बाकी जो ये SI दूसरी भर्ती है अभी 2025 वाली है या 21 वाली है? जी 21 वाली, अभी जो 20 सितंबर को जिसका हाँ पेपर जो है। पेपर है, तो वो भी आप दे रही हैं क्या? तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें हो गया और इसमें तो हो ही रखा है, तो किसको चूज करेंगे? ये वाली अच्छी है, पर उसके थ्रू मतलब जो दिसंबर में ये RS प्री का पेपर है तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी, 1 महीना खराब नहीं होगा, उस चक्कर में पढ़ लेंगे मैम। अच्छा, तो सीट खराब होगी तो एक वेटिंग लिस्ट निकलती नहीं है क्या? नहीं, तो फिर ज्वाइन नहीं करेंगे तो सीट खराब नहीं होगी मैम। वेटिंग लिस्ट निकलती है फिर? मैं हाँ, वेटिंग वेटिंग लिस्ट आती भी है मैम निकलती है। वेटिंग लिस्ट। अच्छा अच्छा, चलो मैम मेरी एक फ्रेंड है, उसका वेटिंग लिस्ट में हुआ था 21 वाली का, अच्छा। और वो इतनी भयंकर डिप्रेशन में गई थी ना 21 वाली में कि पूछो मत। वो मेरे को हर दिन फोन करती, यार अंकिता मैं क्या करूं, यार अंकिता मैं क्या करूं। फिर आपने क्या बताया? मैंने उसको ये बोलती थी पॉजिटिव रह तू, अच्छा। जो ये सोच खुद को कि भाई जो होगा अच्छा ही होगा, चलो ठीक है अपने लिए नहीं हो रहा तो तू ये सोचना ठीक है नहीं हो रहा अपने, तो ये सोचना तेरे से ज्यादा जरूरत किसी और को थी, तू कहीं और अच्छी पोस्ट पे जाएगी, तो ये भी तो है ना। तो अब तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा मैंने ज्ञान कम दे नहीं कभी नहीं कहा मैम कि मेरी हालत खराब हुई पड़ी है। मैम जैसे इन्होंने नाम लिया है तो मुझे कोई चीज़ बात याद आ गई है, कोमल नाम है ना? वो मेरी जो फ्रेंड है वो अदर है। अच्छा ठीक है, जो भी है ठीक है। तो जैसे हाँ ठीक है। जैसे मैम एक ये डिप्रेशन की बात, मतलब डिप्रेशन की बात आई है कि वो डिप्रेशन में चल रही थी, और डिप्रेशन में केवल वही नहीं चल रही, सभी चल रहे हैं। लेकिन मैं इतना सरकार से भी, आपके मीडिया इसी चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, 175 जने जो पैरेलल सिलेक्शन वाले हैं वो भी भटक रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। वो सिलेक्शन उन्होंने पैरेलल लिया था, उन्हें बाकायदा उन्हें ज्वाइनिंग मिली है। जैसे मेरे एक दोस्त है उनको पाली ज्वाइनिंग मिली थी, तो अब वो उसके लिए भटक रहे हैं, तो कम से कम उनके बारे में थोड़े कंसिडर करें थोड़े। लेकिन वो आदेश था ना कि उनको वापस से ज्वाइन वो करवा मैम देंगे। उसमें 450 लोग वो थे जो पहले, इनके अलावा जो पहले जॉब में थे, उनको ज्वाइन कराने के आदेश हैं अभी। अच्छा, क्योंकि 175 वो लोग हैं जो पैरेलल सिलेक्शन वाले थे दूसरी भर्तियों में। अच्छा ओके ओके, समझ गई। ठीक ऐसा है के कारण ठीक ज्वाइन है। नहीं की उन्होंने। ओके ओके, तो इनके लिए कोई आदेश नहीं निकला था? अभी तक कोई नहीं निकला मैम, तो वैसे वो परेशान भी है। अच्छा, पर मैम ये सिचुएशन हमेशा अकॉर्डिंग नहीं रहती अपने की। नहीं रहती। तो यार एक विद्यार्थी का टाइम होता पीक, आपने भी देखा, सबने देखा है स्पेशली लड़की का तो शादी के बाद में बहुत बुरा हाल हो जाता है ना, ये चीज। तो मैं कह रहा हूँ कि एक पीक टाइम होता है अभ्यर्थी का पढ़ने का, तो 21 में जो पढ़ाई हम कर रहे थे क्या आज वो 26 में हो रही क्या? वो नहीं हो नहीं पाता हो है, रही। वो एनर्जी आप समय के साथ में नहीं वो होती मैम वो। और जिम्मेदारियां होती है मैम, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है बहुत। ये चीज़ होती है। तो मैम जैसे वो राजेंद्र ने सुसाइड किया, वो जिम्मेदारी उसका मेन रीजन, जैसे मैंने पीछे उसको थोड़ा रिसर्च किया तो वो कि जिम्मेदारियां पूरी 4 बहनें थी, 4-5 बहन भाई हैं वो, और वो अकेला बंदा नौकरी में था, झोंपड़ी थी। तो ऐसे सबकी सिचुएशन अलग अलग है, वो अभी पढ़ नहीं पा रहे कई लोग। और जो 175 लोग जो भटक रहे हैं, कम से कम सरकार से मेरा यही निवेदन है कि उनके ऊपर थोड़ा कंसिडर करें, उनको वो जो ज्वाइनिंग मिली है उनको वो दें। बिल्कुल। तो सर सिलेबस पे हम चर्चा करते हैं। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में एक लास्ट चीज़, अंकिता आपका ड्रेसिंग क्या रहा था इंटरव्यू में? मैंने साड़ी पहनी थी। आपने साड़ी पहनी थी? अच्छा, मुझे लगा आपने सूट पहना होगा, छोटे से हो आप एकदम। आपने साड़ी पहनी थी। साड़ी? तारीफ भी की थी मेरी, तो मैम ने जाते यही बोला था कि वो तुम अच्छे लग रहे हो। अच्छा, क्या बात है, कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया। तो साड़ी का थोड़ा अगर आप ब्रीफ में बताना चाहो कि कलर वगैरह हो, क्या प्रेफरेंस रखनी चाहिए जो बच्चियां अभी SI का देंगे फिर से लाइट इंटरव्यू? कलर होना चाहिए। लाइट लाइट कलर हो, सिंपल हो बिल्कुल। और कॉटन? हाँ कॉटन वाला, ठीक है, ओके फाइन। और बाल मतलब बंधे जिसमें हुए आप या फिर? कंफर्टेबल हो। हाँ, मैं तो बांध के गई थी मैं भी बांध के गई थी अच्छा, तीनों ही बांध क्योंकि के? गर्मी रहती है फिर एसी वैसी नहीं होता क्या अंदर? खुले वाला। बाहर तो मैम कुछ ही नहीं होता। अच्छा, अच्छा। अंदर तो 20 मिनट बैठते हैं अपन। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। सर बॉयज़ में तो वो इसमें फॉर्मल कोट ड्रेस पैंट है ही- मैम, अच्छा अच्छा,
साड़ी कहने से पहनेंगे वही। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो क्या प्रीफर करते हैं, सेल्फ स्टडी या कोचिंग? सर आप बताइए, आपका तो बहुत लंबा टाइम रहा है। जैसे मैं इसमें दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि नए बच्चे आते हैं ना, वो इस हिसाब से उम्र के साथ हिसाब से जैसे उम्र बढ़ती है अपनी, वैसे अपन वो कंसेप्ट डेवलप होते हैं ना, वो बाद में होते हैं। अब जैसे मैं आज सोचता हूँ कि यार मेरे परिवार वाला कोई बच्चा गाँव यहाँ से है जयपुर 12वीं पास करके, तो जो मैं जो फीलिंग करता हूँ या जो मैं सोचता हूँ कंसेप्ट है वो उसमें थोप नहीं सकता मैं। उनको कहीं नहीं कोचिंग का सारा होता है, मैं कितना ज्ञान दे लूँ उनको कि ऐसे पढ़ना है, ये चीज़ ऐसी पढ़नी है, कोई मतलब नहीं उसका। तो एक बेस बनाने के लिए बच्चों को मैं हो सकता है वो अगर इच्छा हो उनकी तो वो कोचिंग का सारा ले सकते हैं। अगर सेल्फ करना चाहें वो भी अच्छी बात है। मैंने सेल्फ की चाहे RS वाली तैयारी हो, चाहे वो विकास सर का गाइडेंस मिलता रहा मुझे, और चीज़ें उन्होंने गाइड करते रहे कि ये चीज़ें पढ़नी है, तो वो चीज़ें बस ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है मैम, वो कैसे चलेगा। मैम डिसिप्लिन होना चाहिए इसमें, मेन बात ये डिसिप्लिन। अगर ऑनलाइन करे तो उसमें भी डिसिप्लिन जरूरी है भाई। तो ऑनलाइन तुम एक दिन क्लास ले रहे हो, दूसरे दिन नहीं ले रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे जैसे कोचिंग में तुम एक दिन आ रहे हो, दूसरे दिन नहीं आ रहे, तो उसका भी कोई मतलब नहीं। डिसिप्लिन जरूरी है, भले ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, दोनों चीज़ें। कोचिंग का ये टाइम कम कर देती है, प्रिपरेशन कम। अगर आप इनिशियल स्टेज यस, आप बुक्स पढ़ रहे हैं और उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। कोचिंग वाले कि मतलब खुद ही 2-3-4 बुक पढ़ के आते हैं और फिर उनसे अपन को रिफाइन नोट्स बनवाते हैं, तो वो टाइम कम हो जाता है। कोचिंग का मैम एक फ़ायदा और बताता हूँ मैं, मतलब फ़ायदा मुझे ऐसे याद आ रहा है कोचिंग का फ़ायदा क्या है। आजकल आपको ध्यान हो कि पहले पुनः रेगुलर करते थे एजुकेशन, BSc हो चाहे वो BA हो। आज क्या हो रहा है, आज 12वीं पास कर रहा है बच्चा, सीधा ही मतलब कॉलेज पता ही नहीं उसको, वो ठीक है एग्जाम देने जाता है, तो वो आप कहते हैं ना कॉलेज में मैच्योरिटी आती है, वो चीज़ें तो कमी हो गई ना। तो बच्चों को वही 3 साल कम से कम, वो 2 साल 1 साल वो पढ़ने, तो इधर ये बेस बनाने के लिए हो सकती है कोचिंग अच्छी, मतलब एक अच्छा माध्यम हो सकता है। ये चीज़ मैं कोचिंग को थोड़ा सा मैं इसलिए कहूँगा ठीक है इसमें। मैं बताना चाहूँगी, मतलब मेरा बैकग्राउंड साइंस से रहा है, हम सबका साइंस बैकग्राउंड ही है, तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट आते नहीं है, तो कोचिंग चले जाते हैं तो क्या है कि वो टीचर बहुत अच्छे से समझा देते हैं, खुद इतना नहीं पढ़ पाते, क्योंकि जैसे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है वो डेट वेट याद करने में को पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं, तो वो एक डायरेक्शन दे देते हैं कि ऐसे करना है, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ब्रीफ के अंदर अगर कोई ऑथेंटिक सोर्सेज अगर आप बताना चाहो तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है वो अच्छी है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की यस मैम। हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक बता रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री के लिए अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो। इंडियन हिस्ट्री में मैम वैसे प्री में इतने क्वेश्चन आते नहीं है, SI में भी नहीं आते हैं, तो हमें कम फोकस रखना हाँ बाकी मतलब नोट्स में भी उसमें हो जाता है, और बाकी पढ़नी है तो स्पेक्ट्रम से अच्छी तरह है। ठीक है। स्पेक्ट्रम अभी तो बहुत मोटी सी आने लगी। मैम ऑब्जेक्टिव के लिए तो कोई भी एक कोचिंग के नोट्स उठा लो, भले वो कोई भी कोचिंग हो। एक मेन जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है उस पर फोकस रखना चाहिए, वो अगर रखो ना, चाहे आप किरण गाइड लो, चाहे वो अपने जो आप बता रहे हो कौन सी बताई, हाँ स्पेक्ट्रम लो, वो जो लास्ट की इवन समरी भी कर जाओ ना, तो इससे क्वेश्चन ओ ये स्पेक्ट्रम में समरी है, लास्ट में हर चैप्टर की समरी की हुई है, तो समरी होती है तो उससे ठीक ठाक बन जाते हैं, बाकी भी वैल्यू देख लो तो जुगाड़ हो जाता है। तो ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड की ये ज्योग्राफी के लिए जैसे मैम मैप हेल्प करता है, अगर मैपिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड जो मैपिंग मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी हो, अगर मैपिंग करेंगे ना अपन अच्छे से, अपन को याद रहेगी तहसील कहाँ पे है, तो इतिहास पढ़ने में भी अपने को इजी रहेगा, ठीक है, अपने को ज्योग्राफी पढ़ने में इजी रहेगी, हाँ सब चीज़ें मतलब। तो जैसे मैं कहूँगा ब्लड क्षेत्र हम बात करते हैं, ब्लड क्षेत्र पर पता है ब्लड क्षेत्र बूंदी में किस साइड में है, मैपिंग करोगे तो पता चलेगा ना, वो नचे रटोगे यार वो तहसील थी बूंदी में, वो तहसील बार वो ठीक है, तो ऐसे नहीं है, मैपिंग करने का मैम बहुत फायदा होता है। फायदा रहता है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी, इसमें भी मैपिंग तो ध्यान रखना चाहिए, बाकी बजट में बेसिक जो चीज़ें होती है ना वो मुझे लगता है काम आती है थोड़ा सर्वे में। यस, इकोनॉमिक सर्वे में वो होता है, यस उद्योग वाला चैप्टर जो है उसमें। हाँ उससे काफी, और जलवायु तो अपने राजस्थान में रह रहे हैं तो उसका मुद्दा होना ही चाहिए। उसके बाद में अपने इकोनॉमी में बजट है, सर्वे इकोनॉमी बजट और वाला। सर्वे जी मैम। ऑथेंटिक में तो और जो बेसिक इकोनॉमी है वो कोई किसी भी कोचिंग के नोट्स अपन पढ़ सकते हैं। नॉर्मल और हाँ। में बजट तो बजट और करंट का रिलेटेड होता है वो। ठीक है। करंट अफेयर पे बात करते हैं। करंट अफेयर बहुत वेटेज रखता है ना, और आ भी आजकल तो बहुत अलग सा ही रहा है, कुछ ट्रेंड से थोड़ा हट के आ रहा है, तो करंट अफेयर के बारे में बताइए। जैसे सोर्स मतलब उसको डिटेक्ट किया कि सोर्स कहाँ से आ रहे हैं। मैंने RPSC सोर्स मतलब मैंने जितना मतलब अंदाज़ा लगा पाया मैं, एक PIB है,
फिर उसमें जयपुर PIB, अलग अलग जो PIB है, जो अपने सूजस, फिर सूजस के जो ये बुलेटिन आती है उसके अलावा आती है प्रेस नोट, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो उसमें नहीं था प्रेस नोट आता ना अपने दिल्ली के, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जो करंट जी कह रहे हैं ना वो ऑथेंटिक कंटेंट से आ रही है पूरी तरह। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उससे आ जाते हैं ना काफी सारे। न्यूज़पेपर से कोई ऑथेंटिक सोर्स थोड़ी है न्यूज़पेपर में। नहीं है बट हेल्प तो होती है। अरे न्यूज़पेपर से एक जो रेगुलरिटी सुबह का जो अपने एक मॉर्निंग रूटीन होता है कि चाय के साथ में आराम से हाँ। पढ़ रहे हैं, थोड़ा टच थोड़ी में रहते हैं, खबरें भी वो पता चलती पता रहती है चलती क्या है, चल वो रहा है क्या अपने है, आसपास। हाँ, चल ठीक रहा है। है, तो उससे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो इंटरेस्ट जाता है, डेवलप होता बोरिंग है, नहीं लगता फिर है वो वापस रात देखते हैं ना वहाँ पे कि यार ये को, आइए, क्लिक हो जाता है, जो नए स्टूडेंट है उनको तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए मैम, उनको पढ़ना चाहिए। कि मतलब कोई भी एडिटोरियल बेस तो खास- एडिटोरियल हाँ तो पढ़नी चाहिए। कोई भी चीज़ की समझ वहाँ से विकसित होती है। भाषा भी आपकी अच्छी हो बिल्कुल। जाती है, कल को जब आप लेटर वेटर निकालते हो, ऑर्डर निकालते हो तो फील्ड में यही दिक्कत मैम नहीं जैसे आती मैं है। आपको एक चीज़ विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूँ, मैं जो भी अभ्यर्थी अपने अभी मैम भी अभ्यर्थी हैं, भी पढ़ रहे हैं लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अप्रोच डेवलप करने के लिए, कंसेप्ट डेवलप करने के लिए आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ये टेक्स्ट बुक है ना अपनी ओरिजिनल मॉडर्न हिस्ट्री में राजस्थान की में प्रजामंडल, तो इसका कंसेप्ट क्या था, जैसे मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो मुझे थोड़ा सा वो चीज़ें मुझे वो रखे, कंसेप्ट जो था मेरा थोड़ा सा फोकस रहता है। तो वो कह रहा था कि जैसे विद्यार्थियों को मैं एक मैसेज दे रहा हूँ ये कि प्रजामंडल कैसे काम करते थे, जैसे अपन बात कर रहे हैं ना, उनका कंसेप्ट क्या था, अपन तो रटते हैं ना, प्रजामंडल की स्थापना 1931, क्या नाम है कि ये अध्यक्ष, इसका पहला ये सम्मेलन यहाँ हुआ, ठीक है। प्रजामंडल को इस तरह से पढ़ना चाहिए जैसे कि 1931 में किसी की स्थापना हुई है, 1936 में सम्मेलन हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, ठीक है। जैसे 1936 में वो इसका प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हो रही है, 36 में उसका सम्मेलन हो रहा है, ऐसा क्यों था भाई 6 से 7 साल में? तो वो इसलिए था मैम कि वो लोग क्या रचनात्मक कार्य करते थे, लोगों को अपने जोड़ते थे, मतलब आधार विस्तृत करते थे। लोग जुड़ेंगे तभी तो राजा झुकेगा, लोग ही नहीं होंगे, वो कहना बीड़ तंत्र होगा तो सब झुकते हैं। तो वो कंसेप्ट था, तो कंसेप्ट कैसे डेवलप होंगे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो अपने टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो शायद कंसेप्ट डेवलप होगा अपना अच्छा। ठीक है। रीजनिंग रीजनिंग में कोई भी आप किताब ले लो, उसमें कोई वो नहीं है, पर आप तो सारे मैथ्स वाले ही हो, मैथ्स वाले हैं। तो दिक्कत ही नहीं है। तो इसका तो एडवांटेज आपको इसमें भी मिलेगा जो SI वाली 2021 वाली है, मैथ्स का तो बहुत रहता है वेटेज, और 10 क्वेश्चन क्वेश्चन आते आते हैं। हैं। तो अब हिंदी वाला जो पेपर है तो उसमें आप बताइए कि कोई ऑथेंटिक सोर्स पर्टिकुलर कहाँ से अप्रोच करें कि ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। ओल्ड जो अपने किताब आती है 9वीं से 12वीं, ये अभी वाली नहीं, इसमें गलतियाँ खूब है, पुरानी वाली की बात कर रहा हूँ मैम, अच्छा, वो बहुत अच्छी किताब है, उसमें ठीक कंटेंट भी है। और वैसे किताबें पढ़ने में तो मैम ओरिजिनल जैसे अपन क्या नाम है कामता प्रसाद हो गई, और इसके अलावा क्या नाम है हरिदेव वारी हो गई, इन किताबों को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं। एक मैम KR मैया सर की है हिंदी व्याकरण वाला नाम से, बहुत अच्छी बुक है वो पढ़नी चाहिए हिंदी के लिए। PYQs 70% क्वेश्चन है ना PYQ से हो जाते हैं, अच्छा, तो जो भी हिंदी में स्कोर करना चाहता है ना मस्ट है PYQs करके जाए, क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ रहे, एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिया PYQs भी निकालिए तो 70% क्वेश्चन तो वहीं से हो जाएंगे। तो हिंदी में ये तो ऑलमोस्ट तो चीज़ें रटने वाली है, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गए, मुहावरे हो गए। इसमें कैसे क्या प्रैक्टिस करते थे, 2 लोग मिलके करते थे, ग्रुप में करते थे, या अकेले बैठ के रट्टा मारते थे, या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग करके बार बार मैं तो सुनते थे? मैम गाँव वाला आदमी था, मैं तो इस चीज़ों को रिलेट करता था। जैसे उतने खाक में छुरा गाँव में हेरा, तो मुझे पता था पापा जी कहीं ये जो कहावतें होती है वो घर वाले पहले कहते रहते थे, तो वो चीज़ों को रिलेट करता था। मेरे को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, अब भी पढ़ने में इंटरेस्ट है उनको, तो चीज़ें वैसे ठीक है यार ये ऐसे है ऐसे है, तो वो चीज़ें आसान थी, मुझे वो चीज़ें मज़ा आता उनको पढ़ने में। मैंने तो मैम हम 2 लोगों ने साथ में तैयारी करी थी, तो मैं उसको सुना देती थी याद करके, वो मुझसे पूछ लेता था ऐसे ही। तो अगर हमारी सक्सेस के अंदर कहते हैं ना किसी का तो हाथ रहता ही, तो अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर कोई एक तो खास लोग जिनका आपको लगा है कि जिसके कारण आज आप हमारे समक्ष हैं, तो सबसे पहले अंकिता। मैम मम्मी पापा भाई बहन और फ्रेंड्स। मेरे मम्मी पापा भाई बहन वो तो होते हैं मैम। मेरा एक दोस्त है देवरूडी नाम से, उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मेरी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे मेंटली मैं परेशान हो रही हो, चाहे मेरी पढ़ाई नहीं हो रही या फिर पढ़ाई में मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं उसके पास चली जाती थी। देवरूडी ओके। उन्होंने मतलब हमेशा राइट सुझाव दिया है मुझे कि ऐसे कर ली, और मतलब हर तरह से सपोर्ट किया है उसने, तो मैं उसका स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगी मैं। बिल्कुल भाई देव डूडी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने
इतनी अच्छी बच्ची को जो है प्रॉपर गाइडेंस दी, और आप आगे भी ऐसी गाइडेंस मत देना। एक बार दे दी बहुत है, सबको मत देना। सर आप बताइए। मैम मैं मत खुल के बोल लूँ? ठीक है। मैं अपनी सफलता का योगदान किसी एक ने को नहीं मत दे ही नहीं सकता। मैं सबको कुछ नहीं रखूँगा, मैं रियलिटी बताऊँगा मैम कि हर आदमी का अपना योगदान होता है। दोस्त होते हैं, उनका अलग योगदान होता है। जैसे दोस्त डिस्टर्ब करते हैं ना अपन को पढ़ाई के दौरान, कि ले चल यार चाय की थड़ी पे चल जाते हैं, तो लोग वो भी नहीं करते थे कि ये पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों का योगदान है। मेरे मामा जी के लड़के हैं, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। परिवारों का सपोर्ट है मेरे। तो ऐसे पूरे सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा वो सबका योगदान है। तो सब लोगों का योगदान होता है। हम किसी एक ऐसे बारे में पर्टिकुलर मैं तो नहीं कह सकता, न्याय नहीं कर पाऊंगा कि यार एक जने का योगदान है। ठीक है, तो आप तो वैसे भी न्याय नहीं कर पाओगे, आपकी वाइफ है घर पे। आगे बताइए। मैम मेरे तो फैमिली का तो बताया है मैंने अभी, उनका तो है ही, उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। और बाकी फ्रेंड्स का भी है, जैसे एक फ्रेंड है वो अभी पुलिस टेलीकॉम डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। अच्छा, इसी में ही है? हाँ, वो और आप भी इसी में आ गए? हाँ, वो मतलब कांस्टेबल है, इसी एसआई वाला जी। है। तो मैं उसके पास कॉल कर लेती थी, तो वो हर टाइम कि नहीं तेरा हो जाएगा, तो कर थोड़ी सी देर और कर ले बस, थोड़े से दिन और कर ले बस, ऐसे ऐसे करके मेरे को मोटिवेट किया। तो मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूँगी। ये तो चीज़ें भी पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है रोज विचार आता है यार नहीं होगा, चीज़ें कैसे होगी, चीज़ें आती है आपकी भी, आप देखा होगा चीज़ें, है ना, आता है। तो वो क्या होता है, अपने को वास्तव में अपन सही दिशा में, इसका एहसास होता है कि सही दिशा में जा रहे हैं अपन। फ्रेंड्स का ये होता है कि अपन घर वालों को नहीं बोल सकते कि घर वाले तो और टेंशन में चले जाते हैं। हाँ, इसलिए घर वालों को तो फिर वो फ्रेंड्स को ही बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका ये तो अच्छे फ्रेंड्स होना भी बहुत बड़ी किस्मत की बात है, क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं आपको गर्त में भी ले जाते हैं और आपको जो है फर्श से अर्श पे भी ले जाते हैं। तो आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, उन्होंने यहाँ तक साथ निभाया है, आगे आप भी उनका साथ निभाना। तो साथिया। तो खैर, तो आपकी जो संध्या वीरनी, वो एक सीरियल होता था ना, दिया और बाती हम, तो उसमें क्या है कि लड़की पुलिस में जाती है ना, और लड़का सपोर्ट करता है। यहाँ पर वाइफ सपोर्ट कर रही है और लड़का पुलिस में जा रहा है ना। तो जब मैंने लिस्ट में नाम देखा ना कि सूरज जी जब आपसे कनेक्ट किया, तो तब मेरे माइंड में वही आया था कि इनकी संध्या वीरनी कौन रही होगी। एंड देन आपने जब ये स्टोरी बताई कि आपकी वाइफ इतना सपोर्टिव है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे एग्जाम्पल हमारे समाज में हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप रूम पे स्टडी करने वाले थे या लाइब्रेरी में? रूम पुट लाइब्रेरी दोनों चल रहा। दोनों। आप थोड़े ऐसे चुलबुले टाइप के की तरह हैं, इधर से बोर हो जाऊं तो उधर। एग्जाम से 1 महीने पहले तक लाइब्रेरी जाओ, शेड्यूल बना रहेगा। 1 महीना बचे तो रूम में पढ़ो, क्योंकि सब कुछ इधर उधर से सब कुछ एक जगह करके पढ़ना होता है। तो हर आदमी का पढ़ने का अलग तरीका होता है, कभी कॉपी भी नहीं कर सकते किसी को, नहीं कर सकते मैम, सब ये अपने अलग अपने अलग हिसाब तरीका से होता है, करते अलग हैं। पढ़ता है, अलग कंटेंट पढ़ता है, वो सब अलग। पर ये है कि ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, बस ये चीज़ मैं और ईमानदारी से करते हैं तो वो भी जाता है सब। उसके सिवाय अच्छा, अगर स्टूडेंट्स की लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप है कि आपकी लाइफ में तो क्या है, अच्छे दोस्त मिले हैं, ठीक है। लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में, दोस्ती और रिलेशनशिप दोनों एक बहुत ही अलग कंसेप्ट है। अगर आप में थोड़ी सी भी समझ है तो आप इस चीज़ को जान जाओगे। अगर आप बहुत नैरो माइंड सेट के हो तो आप एक दोस्ती को भी रिलेशनशिप का नाम दे दोगे, जबकि ये दोनों बहुत अलग है। इसके लिए हमें थोड़ी सी बेसिक हमारी मानसिकता है वो ब्रॉड होनी चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगी कि जो आज के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के कारण में, वो कैसे इस चीज़ से निजात पा सकते हैं? क्योंकि किसी में तो लड़का छोड़ दे रहा है, किसी में लड़की जो हो रही है वो सक्सेसफुल होने के बाद में छोड़ दे रही है, या फिर उन दोनों के बीच में इतनी टॉक्सिसिटी है, इतने लड़ाई झगड़े हैं, किससे बात की, किससे मैसेज, क्या कुछ नहीं, तो पूरा पढ़ाई का तो एकदम सत्यानाश करके बैठे हैं। तो प्लीज़ आप उनको गाइड करिए। और ये क्वेश्चन मैं क्यों हर पॉडकास्ट में लेती हूँ, उसका कारण है कि मेरे ईमेल या फिर इंस्टा डीएम है वो भरे पड़े रहते हैं कि मैम प्लीज़ आप बता दो मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ, मेरा 1 महीने बाद में पेपर है, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। सेम लड़कों के केसेस में होता है। तो ये पॉडकास्ट एक अच्छा जरिया है कि सोसाइटी के वो रियल इश्यूज़ जहाँ पर लोग बात करने में हिचकिचाते हैं, उन पर खुल के चर्चा की जाए, क्योंकि ये बच्चे पेरेंट्स से तो बिल्कुल राय नहीं दे सकते इस मामले में, वहाँ पर तो पता है कि पिटाई हो जाएगी। तो एक यही है जहाँ पर हम बिना किसी की आइडेंटिटी रिवील किए हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले नहीं अंकिता दे, आप बताइए, इनका तो इस मामले से थोड़ा राय नहीं दे पाएंगे। जैसे मेरे केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर सलाह देनी है हमें।
ये कि मतलब ऐसे रिलेशनशिप में पहली बात तो आना नहीं चाहिए कि ऐसे कोई है तो, या फिर रिलेशनशिप में ऐसे आओ कि भाई अगला सपोर्ट करे आपको। कैसे पता चले? शुरू में 2-3 महीने तो सब अच्छा बनने का नाटक करते हैं, इतने में तो हो जाता है गम। फिर छोड़ दो मैं, और क्या है। ठीक है, वो छोड़ने का ही प्रोसेस कि हाउ टू डील। फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये अपने को इस चीज़ से बाहर निकालने में मदद करते हैं और अब चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं उनके साथ में, या तो उन्हें ऑलरेडी सब पता भी होती है है ना, तो उनसे मतलब डिस्कस करने में या कंसेप्ट से कोई दिक्कत आती नहीं है, तो उससे निकल जाते हैं मैम। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, जैसे चलो गाँव से भी लड़कियाँ आई, कोई भी लड़के जो भी आते हैं, उनको ये चीज़ समझनी होगी। भाई आप पढ़ने की उम्र क्या होती है मैम, जो पीक अच्छी 20 से 25 या सही ना, हाँ 27 तक है मानो, ना, बस इतना ही। तो वो है ना, तो अगर आप उस तरफ जाओगे तो शायद आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर एक आखिरी मैसेज जो हमारे एस्पायरेंट्स के लिए देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं तो स्पेशली गर्ल्स के लिए अगर बोलूँ तो मैं यही बोलूँगी कि लोग क्या कहेंगे इस डर से तुम सपनों को मत छोड़ो। जो तुम्हारे घर वालों ने तुम पे विश्वास बनाया है, तुम इतनी मेहनत करो कोई उसको एक दिन तुम जीत में बदल सको। जैसे मैम वो एक लाइन है कि जिसने खुद को खर्च किया है फिर दुनिया ने उसको गूगल पे सर्च किया है। ओहो, क्या बात है अंकिता। हाँ सरिता। ये कि मैम कि पेरेंट्स ने यदि विश्वास करके बाहर भेजा है तो उनके विश्वास को बनाए रखना है और अच्छे से तैयारी करनी है। और पेरेंट्स से भी यही निवेदन है कि भाई लड़कियों को बाहर भेजें, वो आपका विश्वास तोड़ेगी नहीं, आपका मान ही बढ़ाएंगी। और मेरा एक लड़कियों के लिए, दोनों के लिए मैसेज दे रहा हूँ मैं मैम, लड़कियों के लिए कि कहाँ हारती है औरतें, उन्हें तो हराया जाता है, समाज क्या कहेगा यह कहकर उनको डराया जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, डरना नहीं है, समाज कुछ भी कहे, परिवार वाले अगर अपने लिए अवसर के लिए लड़ाई करनी पड़े तो लड़ना, और शिक्षित होना और पढ़ना, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लड़कों को लिए कर रहा हूँ, जैसे मेरी वाइफ नौकरी में है, तो भाई अगर वाइफ जॉब में लगी ना तो बेरोजगार मत रहना, है ना, तो आपको पढ़ना है कैसे भी करके। मेरा मोटिवेशन यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो मैं ये कर रहा हूँ लड़कों को भी, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, ईमानदारी रखिए और कंटिन्यूटी, आप ज़रूर सक्सेस होगे। जी मैम, जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट लग जाता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरा भी जब 2024 वाला मेंस नहीं हुआ था तो उस टाइम लगा, थोड़ा लो फील हुआ, तो मैंने मतलब अपने चिपकाया था स्टिकी नोट्स में और वॉलपेपर पे भी लिखा था कुछ, अब मंजिल दूर नहीं, कहीं राह में थक न जाना, यही मुकाम है, ये सोच के आगे बढ़ते जाना, जो आए ना उम्मीदी हंसकर टाल जाना, उम्मीद जहाँ दिख जाए उस राह पर मुड़ जाना, जरा देर सही लेकिन वो घड़ी अब दूर नहीं, जरा ठहर और देख मंजिल अब दूर नहीं। बढ़िया। बहुत खूब। तो आपको पता है कि मैं पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हूँ और मैंने ये काम पिछले 4-5 महीने पहले ही शुरुआत की है, पर पता नहीं क्या बात है कि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं मेरे। चलो वो तो खैर बच्चों पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप मेरा चैनल इससे पहले देख चुके थे, और अगर देख चुके थे तो क्या आपने मेरा पॉडकास्ट या इंटरव्यू देखते टाइम ये सोचा था कि कभी आप हमारे समक्ष होंगे? अंकिता। बिल्कुल मैम, मैंने जैसे आपका पॉडकास्ट इससे पहले भी काफ़ी बार देखा है आपका, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि काश एक दिन मैं इमरान के सामने बैठ के मैं भी ऐसे बातें करूं इनसे। और आज मैं सच बताऊं तो बातें करके मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया अभी, बट मुझे सच में ऐसे लग रहा है जैसे अभी थोड़ी देर पहले की बात है जब अपन मिले थे, बातें स्टार्ट हुई थी अपनी। सच में मुझे तो बहुत अच्छा आया। मैं तो यही बोलूँगी भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो आप। अच्छा ठीक है। जैसे मैम मैंने तो पहले ही बताया, आपने आपको तो बताया हाँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो इस फील्ड में, और हमें बुलाने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हैं मैम का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे लिए कि मैंने काफ़ी मंच साझा किए हैं जी, लेकिन जो आज जो मज़ा आया ना मेरे को, वो कभी मैं इतना सा बहुत ज़्यादा सा हूँ आज, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। और आपने जो काम कर रहे हो ना आप, वो इससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, जैसे महिलाओं को आप बूस्ट कर रहे हो पढ़ाई के लिए या चीज़ों के लिए, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपकी मतलब आपसे बहुत प्रभावित हो गया हूँ आज मैं। जी थैंक यू सर। मैम जैसा सर ने बताया कि गर्ल्स को ऐसा मतलब अलाउ नहीं करते हैं, आप लाइन से हट के थोड़ा काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के बहुत अच्छा लगा, तो मैम और स्पेशली गर्ल्स जिम्मा उठाना है अपने को तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैम मुझे तो एक लाइन याद आ रही है, जैसे कि काफ़ी बच्चे ऐसे बताया अभी कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होता, तो उसके लिए एक लाइन है कि तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तो बुरे दिनों से भी अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। तो पॉडकास्ट एंड करने से पहले अंकिता को सुनना पड़ता है।
तो ये थे हमारे साथ एसआई टेलीकॉम भर्ती परीक्षा के टॉप रैंकर्स। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा किया, हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है कि एस्पायरेंट्स भी इनसे बहुत कुछ सीखेंगे और उन्हें अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो वो आप हमेशा सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। ईओआरओ भर्ती परीक्षा के बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसका मैंने पॉडकास्ट ऑलरेडी संजू चौधरी और चिरंजी लाल का हमारे यूट्यूब चैनल ममता पुनिया पर अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी सुझाव आप प्रेषित करना चाहें वो कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे सर और मैडम के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड, इंटरव्यू के रिलेटेड, फिजिकल की तैयारी के रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। ये लोग आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।